जिस गेम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था, उसने अचानक सर्वर बंद करने का ऐलान कर दिया। जब सारे प्लेयर्स पागलों की तरह अपना गियर बेचकर थोड़ा बहुत पैसा बचाने में लगे थे, तब मैंने उल्टा अपना घर बेच दिया और ऊपर से लोन लेकर गेम में पैसा ठूंसना शुरू कर दिया। सब लोग मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ समझकर हंस रहे थे, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि जिस पल ये गेम सच में बंद होगा, उसी पल पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। गेम के छोटे छोटे ज़ॉम्बीज से लेकर डीमन गॉड लेवल मॉन्स्टर्स तक सब रियल वर्ल्ड में उतर आएंगे, और जिन लोगों के पास अब भी उनके गेम कैरेक्टर्स होंगे, वो गेम की सारी पावर्स इनहेरिट कर लेंगे। पिछली जिंदगी में रियल लाइफ प्रेशर की वजह से मैंने मजबूरी में अपना अकाउंट बेच दिया था ताकि थोड़ा पैसा वापस मिल जाए, लेकिन अपोकैलिप्स आते ही मैं आधे दिन भी सरवाइव नहीं कर पाया। मरने से पहले मैंने आखिरी कॉल की थी अपने गेम पार्टनर तो उयेन डिन्ह को। बस यही उम्मीद थी कि अगले जन्म में हम फिर मिल पाएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा आंखें खोली, मुझे पता चला कि मैं गेम सर्वर बंद होने से पहले के समय में वापस आ चुका हूँ। और इस वक्त मैं अपनी इन गेम लवर टो उयेन जीन को कॉल कर रहा था। फोन से उसकी आवाज आई, क्या वाइनबीट, फिर से कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? अरे बस काइन गुयेन होंदे का सर्वर बंद होने वाला है ना, ज्यादा से ज्यादा हम कोई दूसरा गेम खेल लेंगे, वैसे भी अभी आधा महीना बाकी है। मैंने कहा, मैं अपना अकाउंट बेचने की सोच रहा हूँ। तुम? वो तुरंत बोली, मैं नहीं बेचूंगी, अभी बेचकर वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, और उस अकाउंट में मेरी बहुत सारी यादें हैं, मैं आखिरी सेकंड तक खेलूंगी। उसका वही जवाब सुनकर जो पिछली जिंदगी में भी था, मुझे यकीन हो गया कि मैं सच में पास्ट में लौट आया हूँ। मेरे चुप रहने पर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर बोली, क्या हुआ, तुम सच में अकाउंट बेचने वाले हो? उसके लिए ये गेम सिर्फ गेम नहीं था, बल्कि खूबसूरत मेमोरीज का हिस्सा था, और उन यादों में सबसे जरूरी हिस्सा मैं था। इसलिए मेरा अकाउंट बेचने का फैसला उसे हर्ट कर रहा था। पिछली जिंदगी में वो सच में मुझसे डिसअपॉइंटेड हुई थी, लेकिन मॉन्स्टर्स आने के बाद भी अपने कैरेक्टर की पावर्स इनहेरिट करके सबसे पहले मुझे बचाने दौड़ी थी। अफसोस बस इतना था कि तब मैं बहुत कमजोर था, आधा दिन भी जिंदा नहीं रह पाया। रिलैक्स, मैं न सिर्फ अकाउंट नहीं बेचूंगा, बल्कि आखिरी पल तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और जिन डंजन्स को हम कभी क्लियर नहीं कर पाए, जिन मैप्स पर कभी नहीं गए, वहां भी मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। सच में? पक्का? पक्का। ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना, और कल मुझे साथ लेकर चलना मत भूलना। उसे स्वीट बातें करके मैंने फोन काट दिया और गेम फोरम खोल लिया। पूरा फोरम कंपनी को गालियां देने और इक्विपमेंट बेचने वाले पोस्ट से भरा पड़ा था। थोड़ी देर स्क्रॉल करते ही मैंने देखा कि लोग गोल्ड औने पौने दाम में बेच रहे थे। 100 मिलियन गोल्ड सिर्फ 1 लाख डोंग में, जबकि ये सेंचुरी लेवल ऑनलाइन गेम था। पहले गेम गोल्ड की वैल्यू रियल मनी के बराबर थी, 1:1 रेशियो पर, लेकिन अब हालत ये थी कि वैल्यू 1000 गुना गिर चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि अब भी खरीदने की जल्दी नहीं है, आगे प्राइस और भी बुरी तरह क्रैश होने वाली थी। मैं नीचे स्क्रॉल करता रहा, तभी एक पोस्ट देखकर मेरी आंखें चमक उठी। स्टॉर्म स्टाफ ऑफ द मेज गॉड, मैक्स लेवल डिवाइन वेपन, पूरे सर्वर में यूनिक, सिर्फ 6 लाख टेंग में क्लियरेंस सेल, और मेरा कैरेक्टर खुद एक मेज था। मैं तुरंत खरीदने वाला था, लेकिन तभी रियलाइज हुआ कि मेरे पास पैसे कम हैं। मगर मैंने सिर्फ 1 सेकंड सोचा और फैसला कर लिया, कल घर बेच दूं। वैसे भी जब मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में उतर आएंगे, तब स्काई स्क्रेपर्स भी उनके सामने कागज जैसे होंगे। मैंने तुरंत ब्रोकर से कांटेक्ट किया। मेरा घर अच्छे स्कूल जोन में था, इसलिए न्यूज निकलते ही बायर मिल गया। 3 मिलियन टाई फुल पेमेंट, बस कॉन्ट्रैक्ट और कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी। जल्दी से जल्दी कल तक डील कंप्लीट हो जाती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अब भी बहुत काम था। सबसे पहले लोन लेना। वैसे भी मॉन्स्टर्स आने के बाद कौन कर्ज लौटाने वाला था? जब तक घर ऑफिशियली मेरे नाम पर था, मैंने सारे बड़े छोटे लोन एप्स में अपनी डिटेल्स भर दी। जल्दी ही सारे एप्स ने लिमिट अप्रूव कर दी। मैंने पूरा पैसा निकाल लिया, कुल मिलाकर 1 मिलियन टाई से ज्यादा, लेकिन ये अब भी काफी नहीं था। फिर मैंने कुछ इलीगल हाई इंटरेस्ट लेंडर्स से कांटेक्ट किया, घर को कोलेटरल रखकर उनसे और 16 मिलियन उधार ले लिए। सब निपटाने के बाद मैंने अपने क्लासमेट चोंग फैटी को फोन लगाया। सर्वर बंद होने से पहले वो हुयन द किंगुएन गेम का बहुत बड़ा प्रोफेशनल मर्चेंट था। सिर्फ 2.5 साल में उसने गेम ट्रेडिंग से करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी, लेकिन इस सर्वर शटडाउन ने उसे लगभग बैंकरप्ट कर दिया था। फोन कनेक्ट होते ही मैंने सीधे कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं तुम्हारा नुकसान कम कर सकता हूं। सीधी बात, क्या तुम 1 बिलियन गोल्ड अरेंज कर सकते हो? करंट मार्केट प्राइस पर मैं सब खरीद लूंगा। वो शॉक्ड होकर बोला, क्या 1 बिलियन गोल्ड? तू सीरियस है? अभी सब लोग बेवकूफ ढूंढ रहे हैं ताकि अपना माल बेच सकें, और तू खुद पूरा स्टॉक खरीदना चाहता है? मैंने कहा, ये मत पूछ, और सुन, मेरे लिए मेज गॉड सेट, रेयर पेट एग्स, गोल्डन पेट एग्स भी कलेक्ट करना। तुम्हारा फैशन बिजनेस भी था ना, जितने कॉस्ट्यूम्स हैं सब खरीद लो, और सारे एनहांसमेंट स्टोन्स भी, सब मार्केट प्राइस पर। हाँ ठीक है, समझ गया, लॉग इन कर, मैं पहले गोल्ड और सामान भेजता हूँ। कुछ घंटों बाद मुझे फैटी जांग से ढेर सारा इक्विपमेंट मिल गया, ऊपर से उसने कुछ फैशन सेट्स फ्री में भी भेज दी। परफेक्ट, इन्हें मैं यूएन डींग को गिफ्ट कर सकता था। सारा काम खत्म होते होते रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही मैं ऑनलाइन आया, मुझे तो उयेन दिन का मैसेज दिखा, लम्फोंग
क्या तुम्हें भी लगने लगा है कि इस गेम में अब मजा नहीं रहा? पहले तो तुम कभी इतनी देर से ऑनलाइन नहीं आते थे। अगर तुम खेलना नहीं चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। तुम कोई दूसरा गेम खेलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों 2 साल से साथ थे, भले ही सिर्फ ऑनलाइन मिले थे, लेकिन रिश्ता इतना गहरा था जैसे असली जिंदगी के सोलमेट हों। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। बिना घुमाए फिराए मैंने कहा, स्टोरेज खोलो और वॉइस चैट ऑन करो। टीम ज्वाइन करके वेयर हाउस आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उयन जीन तुरंत टीम में आई और वेयर हाउस पहुंच गई। वहां पड़े ढेर सारे सामान देखकर वो शौक रह गई। वाओ, इतने सारे पेट एग्स! तुम्हारे पास मैच गॉड सेट भी आ गया। तो आज देर से ऑनलाइन आने की वजह ये थी, बिना फेस दिखाए यूट्यूब से 1 लाख+ रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने जो कुछ सीखा और अप्लाई किया सब इस ई बुक में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अभी आइटम्स के प्राइसेस क्रैश हो गए हैं। जो चीजें पहले अफोर्ड नहीं होती थी अब सब खरीदी जा सकती हैं। मैंने हंसकर कहा, मैंने कहा था ना आखिरी मोमेंट तक तुम्हारे साथ खेलूंगा, तो अच्छे से खेलूंगा भी। जब हमारा गियर कंप्लीट हो जाएगा और पावर काफी बढ़ जाएगी तब मैं तुम्हें ट्विन लेक डंजन क्लियर करवाऊंगा, फिर हेवनली पैलेस मैप भी लेकर जाऊंगा। वो एक्साइटेड होकर बोली, और जो तुमने कहा था कि मेरे लिए भी गियर कलेक्ट कर रहे हो, क्या वो मून गॉडेस सेट है? एग्जैक्टली, मैंने किसी को हमारे लिए कलेक्ट करने भेजा है। फिर हमने बाकी सब बातें साइड में रख दी और पेट एग्स फ्यूजन शुरू कर दिया। शायद इनमें से 2 मिथिक डिवाइन पेट्स निकल आते, लेकिन तभी टो उयन जीन बोली, नहीं, ये मेरा भी सपना है। मैं अकेले तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने दूंगी। मेरे पास कुछ पॉकेट मनी है, पहले तुम यूज कर लो। उसकी बात खत्म होते ही मेरे फोन पर ट्रांसफर नोटिफिकेशन आ गया। मैंने अमाउंट देखा, पूरे 6 मिलियन। इतने सालों से जानता था, लेकिन आज पता चला कि वो सच में रिच गर्ल है। पॉकेट मनी ही 6 मिलियन, पता नहीं उसका फैमिली बैकग्राउंड कितना बड़ा होगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके पैसों से मैं और भी ज्यादा चीजें कर सकता था। फिर मुझे पिछली जिंदगी याद आई, जब गेम रियल वर्ल्ड में आया था तब वो मुझे बचाने दौड़ी थी, लेकिन रास्ते में एक लेवल 90 बॉस ने उसे रोक लिया था। अकेली प्रीस्ट होकर लेवल 90 बॉस को रोक पाना यही साबित करता था कि उसका इक्विपमेंट बेहद डेंजरस लेवल का था। मतलब अगर मैं उसके लिए गियर नहीं भी खरीदता तब भी वो खुद खरीद लेती। मैंने तुरंत फैटी झांग को वॉइस मैसेज भेजा, और पेट एग्स कलेक्ट करो, जितने मिले सब खरीद लो, फ्यूजन भी करते रहना। वो तुरंत बोला, समझ गया, तू बड़ा स्टॉक जमा करने वाला है, टेंशन मत ले, जितने मिलेंगे सब तेरे लिए खरीद लूंगा। थोड़ी ही देर में 500 से ज्यादा पेट एग्स मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने सब तो उयन जीन को ट्रेड कर दिए और हम दोनों लगातार फ्यूजन करने लगे। हुयन द किंग गुएन में बैटल पेट्स बहुत पावरफुल कंपेनियंस होते थे, लेकिन उनकी असली ताकत तभी निकलती थी जब वो ओनर की क्लास के साथ परफेक्टली मैच करें। हाई लेवल पेट्स बनाना बेहद एक्सपेंसिव था, इसलिए टॉप टियर पेट्स इतने रेयर थे। 10 मिनट बाद तो उयन जीन अचानक टीम चैनल में चिल्लाई, हो गया फ्यूजन कंप्लीट। अगर पहले होता और 5 से 6 मिलियन वैल्यू का पेट निकलता तो शायद एक्साइटमेंट से मेरा दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन मौत तक देख चुका था, इसलिए अब मैं उतना इजीली एक्साइटेड नहीं होता था। मैंने एग खोल दिया, तेज रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई और एक भारी मॉन्स्टर रोर गूंज उठा। हमारे सामने एक बेबी सोड ड्रैगन खड़ा था। उसकी पीठ पर नुकीले स्पाइक्स थे जो पंखे की तरह फैले हुए थे। ये एक अल्ट्रा डिफेंसिव पेट था। जब ओनर इसके ऊपर राइड करता तो ये 80% डैमेज अब्सॉर्ब कर लेता। ऑनेस्टली काफी अच्छा पेट था, लेकिन अभी भी मिथिक लेवल तक नहीं पहुंचा था। लेकिन टो उयन जीन की आंखें चमक उठी। वाह, कितना क्यूट है, मुझे ये बहुत पसंद आया। सच कहूं तो मुझे ये बेबी सोड ड्रैगन खास पसंद नहीं आया। मैं इसे यूज भी नहीं करता, लेकिन अगर उसे पसंद था तो माउंट के तौर पर उसके लिए परफेक्ट था। उसके बाद हम फिर एग्स खोलने लगे। कुछ देर बाद अचानक एक चमकदार एग तेज रोशनी छोड़ने लगा। इतनी ब्राइट लाइट थी कि हमें आंखें बंद करनी पड़ी। उसी वक्त वेयरहाउस में कुछ लोग गुजर रहे थे। उनमें से एक चिल्लाया, बॉस देखो, कोई रेडियंट टेक खोल रहा है। दूसरा बोला, सर्वर बंद होने वाला है फिर भी इतना पैसा फेंक रहे हैं, जरूर कोई रिच इडियट होगा, मार्क कर लो इसे। तभी मुझे अचानक एक टीम इनवाइट आया, लेकिन अगले ही सेकंड वापस विड्रॉ हो गया। मैं तुरंत समझ गया, गेम के नोटोरियस लूट रॉबर्स ने मुझे टारगेट कर लिया था। इस गेम में रियल वर्ल्ड जैसा कोई कानून नहीं था। डार्क माइंडेड प्लेयर्स दूसरों को मारकर उनका इक्विपमेंट लूट कर लेते थे। वो खुद को रोड बैंडिट्स कहते थे। ऐसे लोगों से मुझे बेहद नफरत थी। मैंने मन ही मन सोचा, बस ये लोग मुझे प्रोवोक ना करें, वरना मैं इनका ऐसा हंट करूंगा कि इनके सारे इक्विपमेंट्स गिरवा दूंगा। हालांकि अब भी मेरा गियर फुली अपग्रेडेड नहीं था, पेट्स भी एनहांस नहीं हुए थे, इसलिए फिलहाल मेन सिटी छोड़ना स्टूपिडिटी होती। तभी चमक धीरे धीरे गायब हुई और जो पेट टो उयन जिन ने समन किया उसे देखकर हम दोनों स्टंड रह गए। वो था चूजियो, सुजाको और फिनिक्स का फ्यूजन क्रिएचर। उसके टैलेंट स्किल्स देखने के बाद मैं सच में हिल गया। मिथिक डिवाइन पेट होने लायक था वो। न सिर्फ उसका बर्स्ट डैमेज टेरिफाइंग था, बल्कि उसमें निर्वाण रीबर्थ एबिलिटी भी थी। तभी टीम सिस्टम में नोटिफिकेशन आया, प्लीज चूज द ओनर ऑफ दिस बैटल पेट। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि तो उयन जीन ने बिना एक सेकंड सोचे सीधे चूजियो की ओनरशिप छोड़ दी। वो मुस्कुराकर बोली, चूजियो फायर मेज टाइप पेट है, तुम्हारी क्लास के लिए परफेक्ट है, तुम इसे रख लो। बाद में डैमेज डीलर तुम बनना
और मैं अपने लिटिल सोर्ड ड्रैगन से तुम्हारे लिए डैमेज टैंक करूंगी। उसे ऐसा कहते देख मैंने भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं की और सीधे पेट एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही पल वर्ल्ड अनाउंसमेंट गूंज उठा। खिलाड़ी लॉन्गफोंग को बधाई, आपको मिथिक पेट चूडियो प्राप्त करने के लिए दैवीय सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पूरे सर्वर में अद्वितीय पालतू जानवर है। अनाउंसमेंट आते ही जो वर्ल्ड चैनल अभी तक शांत था अचानक फट पड़ा। कोई शौक होकर बोला, डैम, सर्वर बंद होने वाला है, फिर भी किसी ने चूडिये निकाल लिया। तो कोई ताना मारने लगा, उसका करेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन मजे करेगा, प्योर वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन क्योंकि ये गेम बहुत रियलिस्टिक और रेवोल्यूशनरी था, ऊपर से कई सालों से चल रहा था, इसलिए अभी भी टो उयन जीनिच जैसे बहुत लोग थे जो आखिरी मोमेंट तक गेम एंजॉय करना चाहते थे। मैंने वर्ल्ड चैट की बकचोदी देखने का टाइम वेस्ट नहीं किया, मेरे पास अब भी बहुत काम बाकी था। कुछ देर बाद फैटी जांग ने फिर एक बड़ा सामान का लॉट भेजा। उसमें लेवल 100 प्रीस्ट सेट, ढेर सारे एनहांसमेंट स्टोन्स, टैलिस्मन्स और अलग अलग पोशन रेसिपीज थी। ये सब फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी चीजें थीं। पेमेंट करने के बाद मैंने पूरा प्रीस्ट सेट तो उयन डिन को ट्रेड कर दिया। वो एक्साइटेड होकर बोली, गियर तैयार हो जाए तो पहले ट्रेजर मैप्स ग्राइंड करते हैं। मैंने दोस्त से 200 मैप्स कलेक्ट करवाए हैं, शायद डिवाइन बीस्ट पिल्स या ब्लड लाइन पिल्स निकल जाएं। पावर बढ़ने के बाद हम हेवनली पैलेस चलेंगे। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। हेवनली पैलेस? सच में? असल में हेवनली पैलेस जाना हमेशा से उसका सपना था। ये हुयन द कीन गुयन का सबसे कठिन डंजन था। पहले सिर्फ वो वेल्स क्लियर कर पाते थे जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस स्पेंड किए हों, लेकिन अब सिर्फ 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा खर्च करके ही मेरे पास गॉड टियर इक्विपमेंट आ चुका था। उसके बाद हम दोनों टेलीपोर्ट होकर निकल गए। मैं उन लूट रॉबर्स से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो अब भी हमारा पीछा कर रहे थे। तभी फैटी झांग का प्राइवेट मैसेज आया, स्टॉर्म स्टाफ ऑफ द मेज गॉड खरीद ली, और हाँ, क्या तुम्हें स्टोरेज रिंग्स भी चाहिए? एक रिंग में 1000 आइटम स्लॉट्स हैं। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, चाहिए, अभी भेजो। ये चीज फ्यूचर में रियल वर्ल्ड में भी बेहद यूजफुल होने वाली थी। सारा काम खत्म करने के बाद मैं टो उयन जीन्स को लेकर ट्रेजर मैप्स ग्राइंड करने लगा। जो डिवाइन बीस्ट पिल्स निकली वो मैंने चूजू और लिटिल सोर्ड ड्रैगन दोनों को खिला दी। कुछ ही देर में दोनों इवॉल्व होकर लेवल 70 डिवाइन पेट्स के बराबर हो गए। सब करने के बाद मैंने टो उयन जीन्स से कहा, चलो अब थिएन nguyen सिटी चलते हैं। असल में वो एक प्राइवेट टेरिटरी थी। मेरा प्लान था पूरी सिटी खरीदने का। जब गेम रियल वर्ल्ड में मर्ज होगा तब वो सिटी मेरी फोर्ट्रेस बनेगी। जो 1 बिलियन गोल्ड मैंने पहले फैटी जंग से कलेक्ट करवाया था आखिरकार अब काम आ रहा था। काफी नेगोशिएशन के बाद आखिर 800 मिलियन गोल्ड में डील फाइनल हुई। सिटी लॉर्ड अथॉरिटी मिलते ही मैंने तुरंत तो उयन डिन को वाइस सिटी लॉर्ड बना दिया। जब तक सब खत्म हुआ काफी रात हो चुकी थी, तो उयन जीन को सुलाने के बाद मैंने भी लंबी सांस ली और जल्दी ही सो गया। अगली सुबह एक फोन कॉल से मेरी आंख खुली। जैसे ही कॉल उठाया दूसरी तरफ एक अनजान आदमी की आवाज आई, क्या आप लामफोंग हैं? मेरा नाम बाच हाइसिन है, मैंने आपका घर खरीदा है। असल में ये घर मैं अपनी बेटी के लिए खरीद रहा था, लेकिन वो बचपन से कभी फैमिली से दूर नहीं रही और आपके शहर में उसका कोई जानने वाला भी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल आप वहीं रहें और कुछ समय तक मेरी बेटी का ध्यान रखें। मैं अभी नया रहने का ठिकाना ढूंढ भी नहीं पाया था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बड़ा अजीब लगा। ये आदमी अपनी बेटी को मुझ पर इतना ट्रस्ट कैसे कर रहा है? कहीं उसकी बेटी इतनी डेंजरस दिखती तो नहीं कि कोई एक्सेप्ट ही ना करे? लेकिन मुझे क्या पता था कि कॉल कटते ही उसकी बेटी बाच थुक्स दी खुशी से टो उयन जीन के पास भागी और बोली, सब तैयार है उयन जीन, कल मैं लामफोंग को एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। कॉल खत्म होने के बाद मैंने ज्यादा नहीं सोचा और फिर सो गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि डोर नॉक की आवाज से मेरी नींद फिर टूट गई। मैं चिढ़कर बोला, फूड डिलीवरी मैंने ले ली थी, शायद रॉन्ग एड्रेस आ गए हो। मैं पूरा सर्टिफाइड शट इन था, घर पर रेयरली कोई आता था, इसलिए अचानक डोर नॉक होना अनयूजुअल था। लेकिन बाहर से एक लड़की की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या ये लामफोंग का घर है? मैं बच थुक दी हूँ, बच हाइसिन की बेटी। मैं तुरंत फ्रीज हो गया। क्या कल आने वाली थी ना? घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। वह कमाल है, टेक्निकली कल ही था। मैंने दरवाजा खोला और सामने जो खड़ी थी वो कोई डायनासोर जैसी स्कैरी लड़की नहीं, बल्कि एक टॉप टियर ब्यूटी थी। लंबे काले बाल, फ्लॉलेस फेस और पूरा लुक किसी कोरियन मनहवा हीरोइन जैसा। बाच तुकदी ने मुझे घूरते देखा तो अंदर ही अंदर थोड़ा अनॉयड होकर सोची, उयन जीन इस इंसान के लिए मेरे साथ गेम खेलना छोड़ रही है। मैं होश में आया और तुरंत उसे अंदर बुलाकर पूछा, इतनी रात को आई हो, खुद ड्राइव करके? वो घर देखते हुए कैजुअली बोली, हाँ खुद ड्राइव करके आई हूँ। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। जो फैमिली सीधे 3 मिलियन का घर खरीद सकती है उनकी कार भी चीप नहीं होगी, और कार मतलब कोलेटरल, मतलब और पैसा। अभी जितना पैसा हो सके उतना कम था। मैं अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर ही रहा था कि बच थुक दी ने अचानक पूछा, तुम अभी भी केवांगुएन हुयन द खेलते हो? मैंने सिर हिलाया, हाँ, और सिर्फ खेल नहीं रहा, मैं सर्वर बंद होने के आखिरी सेकंड तक खेलूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, काफी कोइंसिडेंस है, मैं भी। जैसे ही गेम की बात शुरू हुई हम दोनों के बीच तुरंत बातें चलने लगी। जो ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर था वो भी गायब हो गया। बच थूक दी मुस्कुराकर बोली, मेरा कैरेक्टर लेवल 100 फीमेल वॉरियर है, बाद में वो फीमेल मार्शल गोड क्लास में एडवांस कर सकती।
मैं हंसते हुए बोला, अगर तुम अभी भी खेल रही हो तो हमारे साथ डंजन चलो, नया डंजन आया है, मुझे पूरा भरोसा है कि फर्स्ट क्लियर हम ले सकते हैं, रिवॉर्ड भी काफी ओपी है। वो मुझे हल्की कंटेम्प्ट वाली नजर से देखकर बोली, गेम बंद होने वाला है, अब रिवॉर्ड्स का क्या मतलब। फिर अचानक उसने मेरा नाम लेकर कहा, लमफोंग, क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं? मैं ही लिटिल बर्ड यिरेन हूँ गेम में। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया, फिर तुरंत याद आ गया, डैन, तो तुम लिटिल बर्ड यिरेन हो? तभी मुझे पुरानी बातें याद आईं। जब मैंने पहली बार किंग गुयेन हुयेन द खेलना शुरू किया था, तब मैं पूरा नूब था। उसी दौरान एक डंजन पार्टी में मेरी मुलाकात टो यन जीन से हुई थी। उस टीम में एक और लड़की थी, लिटिल बर्ड यिरेन। वो लेवल 50 तक टो यन जीन के साथ खेलती रही। बाद में वो हैवी स्पेंडर प्लेयर बन गई और पीवीपी लड़ाइयों की काफी शौकीन थी। एक बार उसका किसी छोटे गिल्ड से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, हमें ट्रबल में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए खुद ही टीम छोड़कर स्नो फ्लाइंग 1000 माइल्स गिल्ड ज्वाइन कर लिया। बाद में सुना वो वहां एल्डर तक बन गई थी। मैं हमेशा सोचता था कि रियल लाइफ में वो छोटी सी क्यूट लड़की होगी, लेकिन असली इंसान देखकर समझ आया कि गेम एवेटार्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं और बच थूक डी थोड़ी देर तक एक दूसरे को टीज करते रहे, फिर अपने अपने रूम्स में सोने चले गए। आखिर पहले भी हम गेम टीममेट्स रह चुके थे, ऊपर से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए साथ रहना ऑनवर्ड नहीं लग रहा था। लेकिन तभी अचानक मुझे टो उयन जीन और बाज थुक डी के रिलेशन का ख्याल आया। रुको, क्या टो उयन जीन को पहले से पता था कि मैंने घर बेच दिया? मैंने तुरंत उसे मैसेज भेजा, तो तुम्हें सब पहले से पता था? करीब 10 मिनट बाद उसका रिप्लाई आया, अभी अभी शावर लेकर निकली हूँ। थुक डी तुम्हारे पास पहुंच गई क्या? कैसी लगी? इतनी बड़ी ब्यूटी देखकर खुश हुए ना? मैंने तुरंत रिप्लाई किया, खुश कम, शौक ज्यादा हुआ। अब समझ आया कि आज ऑफलाइन होने से पहले तुम कुछ कहना चाह रही थी, तो तुम्हें पहले से सब पता था? तो उयन जीन ने तुरंत जवाब दिया, ऑब्वियसली, मुझे पता था कि तुम मेरे ड्रीम की वजह से घर तक बेच रहे हो। उस वक्त लगा था कि तुम बहुत स्टूपिड हो, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैसेज के आखिर में उसने एक शाई इमोजी भी भेजा। मैंने मजाक में रिप्लाई किया, तो इसीलिए तुमने बिना सोचे अपना पूरा प्राइवेट फंड मुझे दे दिया। उसका मैसेज देखकर आखिरकार मैंने राहत की सांस ली और खुशी खुशी उससे चैट करने लगा। भले ही हम सिर्फ गेम पार्टनर्स थे और रियल लाइफ में कभी मिले नहीं थे, लेकिन इतने साल दिन रात साथ रहने के बाद हमारा रिश्ता किसी रियल कपल से कम नहीं था। मैंने उससे कहा, घर बाद में फिर खरीदा जा सकता है, फ्यूचर में अगर हमारी शादी हुई तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा और अच्छा घर खरीदूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। गेम के आखिरी मोमेंट तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है सर्वर बंद होने की वजह से तुम अंदर से बहुत दुखी हो, बस दिखा नहीं रही। मेरी बातें सुनकर तो उयन जीन पूरी तरह इमोशनल हो गई। भले ही ये सब किसी परफेक्ट फ्यूचर प्रॉमिस जैसा लग रहा था, लेकिन लड़कियां अक्सर ऐसी बातों पर दिल हार बैठती हैं। ऊपर से मैंने सच में घर बेचकर उसके साथ गेम खेलने का फैसला किया था। उसने रिप्लाई किया, अब क्या करूं, तुमने मुझे पूरी तरह मेल्ट कर दिया। कुछ देर और चैट करने के बाद मैंने कहा कि अब मुझे सोना है, लेकिन टो उयन जीन इतनी खुश थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने बाज थुक डी को कॉल किया और उसे भी बता दिया कि मैंने उसके साथ गेम खेलने के लिए अपना घर बेच दिया। नॉर्मल लोगों के लिए किसी बंद होने वाले गेम के लिए घर बेच देना प्योर मैडनेस था, लेकिन एक रिच लड़की के नजरिए से देखा जाए तो ये अल्टीमेट रोमांस था, पूरा ट्रू लव वाइब। यहाँ तक कि बाज थुक्स दी, जिसे आमतौर पर लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो भी जेलसी भरे टोन में बोल पड़ी, ऐसा बॉयफ्रेंड मिल गया है तो आगे चलकर यूएनडीएन को शायद मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन टो उयन जीन से कॉल खत्म होते ही बच थुक दी ने तुरंत दूसरा चैट विंडो खोला, जिसका नोट नेम था गिल्ड मास्टर। उसने मैसेज भेजा, गिल्ड मास्टर, मैंने जांच कर ली, लामफोंग को असली सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता। वो इतना पैसा सिर्फ इसलिए गेम में डाल रहा है क्योंकि उसकी इन गेम गर्लफ्रेंड इस गेम को छोड़ना नहीं चाहती। वो आखिरी समय में उसके साथ पूरा गेम घूमना चाहता है। गिल्ड मास्टर ने रिप्लाई किया, गुड वर्क तुक्सी, कोशिश करो उससे और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की। कुछ भी पता चले तो तुरंत रिपोर्ट करना। बच थूसदी ने जवाब दिया, अंडरस्टूड गिल्ड मास्टर। उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। कई घंटे ड्राइव करके आने की वजह से वो पहले ही एग्जॉस्टेड थी, इसलिए बेड पर गिरते ही सो गई। लेकिन दूसरी तरफ मेरी हालत पूरी उलटी थी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल किंग गुयेन हुयेन दी ऑफिशियली परमानेंट शटडाउन अनाउंसमेंट करने वाला था, और जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएगा गेम इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो जाएगी। मुझे बाज थुक डीए की लग्जरी कार को भी कोलेटरल बनाकर और पैसा निकालना था। लेकिन सबसे जरूरी बात, किसी को भी मेरे असली प्लान पर शक नहीं होना चाहिए। आखिर मैंने पिछले कुछ दिनों में जो क्रेजी मूव्स किए थे, उनसे गेम के कई लोग पहले ही सीक्रेटली मुझे वॉच करने लगे थे। सुबह ठीक 8 बजे सूरज की रोशनी लिविंग रूम में फैल रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट बाज तुकदी के सामने रखा ही था कि अचानक होम पेज पर एक अनाउंसमेंट पॉपअप हुआ। ऐसा अनाउंसमेंट जिसने दुनिया भर के प्लेयर्स की सांसें रोक दी। वो सीधा मौत का फरमान लग रहा था। अनाउंसमेंट बिल्कुल तय समय पर आया
और उसकी कंटेंट इतनी इरेस्पॉन्सिबल थी कि यकीन करना मुश्किल था। ये पूरे गेम के लिए मौत की सजा थी। प्लेयर्स के अकाउंट्स और डिवाइन इक्विपमेंट्स अब पूरी तरह बेकार कचरा बन चुके थे। होम पेज और फोरम्स तुरंत एक्सप्लोड हो गए। जो प्लेयर्स इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो डिस्पेयर में अपने अकाउंट्स डिलीट करने लगे, डिवाइन वेपन्स तोड़कर मटेरियल्स बना रहे थे ताकि कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन मेरी नज़र में एक रीबॉर्न इंसान होने के नाते ये सब कचरा डेटा सिर्फ आधे महीने बाद लाइफ सेविंग डिवाइन ट्रेजर्स बनने वाला था और अब भी इन्हें कलेक्ट करने का सबसे परफेक्ट मौका था। मैंने तुरंत अपने भाई जैसे दोस्त ट्रोंग स्वान लाम को कॉल किया। इस वक्त गेम गोल्ड की कीमत पूरी तरह क्रैश हो चुकी थी। 100 मिलियन गोल्ड सिर्फ 1000 टेंग में बिक रहा था। मैंने अंदर की खुशी दबाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, फैटी जंग, तुरंत खरीदना शुरू करो। पहले 1 ट्रिलियन गोल्ड कलेक्ट करो, जितना मिले सब खरीद लो। सारे हाई लेवल क्राफ्टिंग मटेरियल्स, रेयर ट्रेजर्स, हिडन आर्टिफैक्ट्स सब लोएस्ट प्राइस पर स्वीप कर लो। मेरी बात सुनते ही ट्रोंग स्वान लाम ऑलमोस्ट चीख पड़ा। तुझे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? मैंने शांत आवाज में कहा, कोई इनसाइडर इन्फो नहीं, लेकिन अगर मुझ पर भरोसा है तो अपना अकाउंट कभी मत बेचना और जितनी लाइफ सेविंग चीजें जमा कर सकता है कर ले। कॉल खत्म करने के बाद मैंने स्क्रीन पर भरे हुए कर्स और अकाउंट डिस्ट्रक्शन वीडियोस देखे। मेरे होंठों पर बस एक ठंडी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया सामने बच थूक दी खड़ी थी। मेरी अभी अभी वाली करोड़ों की क्रेजी शॉपिंग वाली बातें उसने वर्ड टू वर्ड सुन ली थी। जितना है सब खरीद लो, ये साफ उसके कानों तक पहुंच चुका था। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि मेरी अनयूजुअल एक्शंस अब अलग अलग फोर्सेस का अटेंशन खींच चुकी हैं। खासकर स्नो ड्रिफ्टिंग 1000 माइल्स गिल्ड की एल्डर बाज थुक दी। भले ही वो लामफोंग की पुरानी टीममेट थी और टो उयन जीन की रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड भी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि एक नॉर्मल आदमी आखिर गेम बंद होने के दिन घर बेचकर और लोन लेकर वर्चुअल वर्ल्ड में पैसा क्यों जला रहा है। उसकी नज़र में या तो मैं पागल हो चुका था या फिर किसी ऑब्सेशन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वो मेरी आंखों में देखकर सीरियस टोन में बोली, लामफोंग, सच सच बताओ, क्या तुम कोई इलीगल काम कर रहे हो या सिर्फ टो उयन जीन की थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो? मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस कैजुअली झूठ बोल दिया। मैं बेट लगा रहा हूं कि आखिर में कंपनी प्रेशर में आकर कॉम्पेंसेशन देगी। ये एक्सक्यूज सुनते ही पता चल रहा था कि उसमें होल्स भरे पड़े हैं। बाजतुकदी ने क्लियरली उस बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरे डिटर्मिन्ड फेस को देखकर उसका दिल थोड़ा नरम पड़ गया। वो धीरे से बोली, अगर तुम सच में बैंकक्रप्ट हो गए और खाने तक के पैसे नहीं बचे तो कम से कम मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। उसने यहां तक कह दिया कि अगर मैं पूरी तरह कॉर्नर्ड हो गया तो वो तो फैमिली से मेरे लिए पैसे अरेंज करने की कोशिश करेगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में हल्की वार्मथ आई। मैंने सामने खड़ी इस लॉयल लड़की को देखा और मन ही मन सोचा, पगली, आधे महीने बाद ये पैसा टिश्यू पेपर से भी कम वैल्यू रखेगा। तब सिर्फ वो मटेरियल्स मायने रखेंगे जिन्हें मैं अब भी जमा कर रहा हूँ। यही हमारी सर्वाइवल टिकट्स हैं। बाज थुकदी के जाने के बाद मैं फिर कंप्यूटर के सामने बैठ गया। रियल वर्ल्ड सप्लाईज कलेक्ट करने का काम मैंने ट्रोंग स्वान लाम को दे दिया था, लेकिन हुयन द काइन गुएन के अंदर मेरे पास इससे भी ज्यादा इंसेन मनी बर्निंग प्लान था। मैं सीधे सिटी लॉर्ड रिक्रूटमेंट हॉल पहुंचा। वहां 4 हाई लेवल एनपीसी बैठे थे जिन्हें पूरे सर्वर के प्लेयर्स ने लगभग इग्नोर कर दिया था। ब्लैकस्मिथ ग्रैंड मास्टर जोन चू थियन, एल्केमी ग्रैंड मास्टर दुक लीन लंग, फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर खुए सोन, टेलरिंग ग्रैंड मास्टर लाम साओ साओ की एनगुयेन हुयन। जबकि दुनिया में ये चारों प्रोडक्शन प्रोफेशंस के एब्सोल्यूट पीक थे, लेकिन इन्हें रिक्रूट करने की कंडीशंस इतनी ब्रूटल थीं कि किसी गिल्ड ने कभी इन्हें सीरियसली मेंटेन करने की हिम्मत नहीं की। इन पर सिर्फ माउंटेन्स ऑफ गोल्ड ही नहीं, एंडलेस रेयर मटेरियल्स भी बर्न करने पड़ते थे। और अब जब गेम बंद होने वाला था, हर कोई अपने एनपीसी डिसमिस करके पैसे वापस लेने में लगा था। नॉर्मल प्लेयर्स की नजर में ये सिर्फ डिलीट होने वाले एडवांस डेटा थे, लेकिन मैं लामफोंग अच्छी तरह जानता था आधे महीने बाद यही एनपीसी अपोकलिप्स में मेरी सबसे बड़ी फाउंडेशन बनेंगे। जोन चू थियन डिवाइन वेपन्स फोर्ज कर सकता था। डुओक लिन लंग लाइफ सेविंग डिवाइन पिल्स बना सकती थी। अगर ये लोग मेरे पास रहे तो मेरी थियन दुयत सिटी पूरी अर्थ पर सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियल फोर्ट्रेस बन जाएगी। मैंने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया, सीधे 500 मिलियन गोल्ड फेंक दिए और चारों एनपीसी के साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगले ही पल पूरा सर्वर अनाउंसमेंट से भर गया। Congratulations प्लेयर लामफोंग फॉर सक्सेसफुली रिक्रूटिंग द 4 ग्रैंड मास्टर्स ऑफ लाइफ प्रोफेशंस। वर्ल्ड चैनल कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह साइलेंट हो गया। फिर अचानक मॉकिंग कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लामफोंग के पास इतना पैसा है कि जलाने के लिए जगह नहीं बची। 500 मिलियन सिर्फ ऐसे एनपीसीज पर जो साथ भी नहीं ले जा सकते। ये आदमी गेम के साथ खुद को भी दफनाने वाला है क्या? LOL, मैं हंस हंस कर मर जाऊंगा। लेकिन मैंने उन इंसल्ट्स को देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरे दिल में एक भी लहर नहीं उठी। ट्रोंग स्वान लाम की स्पीड मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेज थी। कुछ ही घंटों में फर्स्ट बैच के 10 बिलियन गोल्ड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। इस वक्त हुयन द किंगुयन का मार्केट प्लेस प्योर डिस्पेयर से भरा पड़ा था। डीप सी मिथ्रिल, ओथ क्रिस्टल्स जैसे नॉर्मली इम्पॉसिबल टू फाइंड मटेरियल्स अब सड़क के कचरे की तरह पाइल होकर पड़े थे और उन्हें खरीदने वाला
कोई नहीं था। मैंने तुरंत ट्रोंग सोन लाम को ऑन ऑर्डर दिया, सिर्फ गोल्ड नहीं, सारे टॉप टियर क्राफ्टिंग मटेरियल्स खरीदो, रेयर बीस्ट सोल्स, हिडन ट्रेजर्स, डिवाइन मटेरियल्स, जितना मिले सब निगल जाओ। फोन के दूसरी तरफ ट्रोंग स्वान लाम के हाथ तक कांप गए। वो चाहे जितना सोच ले, समझ नहीं पा रही थी कि मैं आखिर 10 मिलियन कैश एक ऐसे पिट में क्यों फेंक रहा हूं जहां सब कुछ जीरो होने वाला है। वो घबराई हुई आवाज में बोली, लम्फोंग सच बताओ, क्या ऑफिशियल साइट सीक्रेटली डेटा इनहेरिटेंस करने वाली है? नहीं तो जिस तरह तुम खेल रहे हो, कल हम दोनों को पुल के नीचे कार्डबोर्ड लेकर सोना पड़ेगा। उसकी प्रोबिंग वॉइस सुनकर मेरे दिल में हल्की वॉर्मथ आई। आखिर वो बचपन से मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। मैं सच में उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो कितना बिलीव करेगी ये उसकी किस्मत पर डिपेंड करता था। मैंने अपोक्लिप्स का सच नहीं बताया, बस शांत आवाज में कहा, कोई इनसाइडर इन्फो नहीं है, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अपना अकाउंट अच्छे से तैयार करो। जितने हाई लेवल मेडिसिन और इंस्टेंट मना पोटेंस जमा कर सकती हो कर लो। बिलीव मी, वो चीजें तुम्हारे बैंक बैलेंस से ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। ट्रोंग स्वान लाम काफी देर तक साइलेंट रही, फिर दांत भींच कर सिर्फ एक शब्द बोली, ठीक है। कॉल कटने के बाद मैंने इन्वेंट्री की तरफ देखा। टॉप टियर रिसोर्सेज इतनी तेजी से भर रहे थे कि पूरा बैग ओवरफ्लो होने लगा था। मेरे दिमाग में तेंदुयत सिटी का ब्लूप्रिंट आखिर धीरे धीरे क्लियर होने लगा। अभी सारे प्लेयर्स मुझे लेफ्ट ओवर गार्बेज खरीदने वाला इडियट समझकर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता, आधे महीने बाद जब डायमेंशंस ओवरलैप होंगे तब यही कचरा मटेरियल्स नई दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन जाएंगे। ट्रोंग शुआन लाम द्वारा कलेक्ट किए गए माउंटेन्स ऑफ सप्लाईज लेकर मैं चारों ग्रैंड मास्टर्स को थिएनदुयत सिटी वापस ले आया। अब सब तैयार था और वक्त आ चुका था कि मेरा मेज गॉड इक्विपमेंट सच में इवॉल्व हो। काइंग गुयन हुयन द मेन इक्विपमेंट इन्हांसमेंट लिटरली बॉटमलेस पिट था। प्लस 12 के बाद हर लेवल अपग्रेड की सक्सेस रेट इतनी लो हो जाती थी कि लोग पागल हो जाएं, और अगर फेल हो गए तो इक्विपमेंट सीधे डस्ट बन जाता था। इसीलिए पूरे सर्वर में बहुत कम लोग हाई एनहांसमेंट रिस्क लेने की हिम्मत करते थे। लेकिन मेरे पास ब्लैकस्मिथ ग्रैंड मास्टर दोनचू थियन था। ऊपर से मेरे पास पिछले जन्म से लाया हुआ हिडन इन्हांसमेंट ट्रिक भी था। फोर्ज के ऊपर स्पार्क्स लगातार एक्सप्लोड कर रहे थे और सिस्टम नोटिफिकेशंस पूरी स्क्रीन पर मशीन गन की तरह स्पैम होने लगे। प्लस 13 इन्हांसमेंट सक्सेसफुल, प्लस 15 इन्हांसमेंट सक्सेसफुल। गोल्डन लाइट इतनी ब्राइट थी कि आसपास खड़े लोग आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। और जब आखिरी इटर्नल क्रिस्टल टूटकर बिखरा, तभी डार्क गोल्डन लाइटनिंग ने पूरे आसमान को चीर दिया। सर्वर का पहला प्लस 18 मेज गॉड इक्विपमेंट ऑफिशियली पैदा हो चुका था। मैंने स्टेट्स पैनल खोला। इवन रीबॉर्न होने के बावजूद मेरे माथे पर कोल्ड स्वेट आ गया। मैजिक अटैक सीधे 78,000 तक पहुंच चुका था। मूवमेंट स्पीड इतनी टेरिफाइंग थी कि खड़े रहने पर भी आफ्टर इमेजेस बन रहे थे। ये स्टेट्स पूरी गेम बैलेंस को तोड़ चुके थे। टॉप एक्सपर्ट्स, एलीट गिल्ड्स, मेरे सामने वो सब सिर्फ डस्ट थे जिन्हें एक हाथ घुमाकर मिटाया जा सकता था। बगल में खड़ी टो उयनजीन पूरी तरह स्टंड थी। वो घबरा कर बोली, लामफोंग, तुम्हारे स्टैट्स इतने ब्रोकन हो गए हैं, कहीं सिस्टम तुम्हें हैकर समझकर अकाउंट बैन ना कर दे। मैं हल्का सा हंसा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स, कंपनी अभी खुद को बचाने में लगी है, उन्हें अब इन चीजों की परवाह नहीं। और सबसे जरूरी बात, मैं ये सब गेम में किंग बनने के लिए नहीं कर रहा था। मैं ये ताकत इसलिए बना रहा था ताकि आधे महीने बाद जब मॉन्स्टर्स इस हेल लाइक वर्ल्ड में उतरें, तब मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने की एब्सोल्यूट पावर हो। अब जबकि डिवाइन गियर कंप्लीट हो चुका था, समय आ गया था साउथ हेवन गेट डंजन का फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड लेने का। आधा घंटा बाद नमथियनमोन डंजन बैटल अपने सबसे इंटेंस स्टेज में पहुंच चुका था। लामफोंग और चूतवोच लगातार बर्स्ट डैमेज डाल रहे थे। सोर्ड ड्रैगन फ्रंट लाइन पर मुश्किल से प्रेशर संभाल रहा था और टो उयनजीन प्रीस्ट बनकर हीलिंग होली लाइट बिना रुके स्पैम कर रही थी। पूरी टीम के वाइप ना होने की एकमात्र गारंटी वही थी। मैं काल्म वॉइस में कमांड दे रहा था, उयनजीन, हर बार सिर्फ 2 जायंट एप जनरल्स पुल करना, 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन एलीट मॉन्स्टर्स के पास एक बेहद डिस्गस्टिंग स्किल थी, मंकी हेयर क्लोन समन। अगर उन्हें ज्यादा एओई डैमेज मिलता तो वो तुरंत काउंटलेस जायंट एप वॉरियर्स समन कर देते। हालांकि अब भी लामफोंग के पास डिवाइन गियर था, लेकिन अगर वो एंडलेस मॉन्स्टर वेव में फंस जाता तो 50 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लियर हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। 10 मिनट बाद स्टॉर्म फील्ड और बर्निंग डोमेन इफेक्ट्स खत्म हो गए। जमीन पर जायंट एप्स की लाशें पहाड़ की तरह जमा हो चुकी थीं। लामफोंग और ठो उयनजीन दोनों लेवल 102 पहुंच गए थे, लेकिन बैटलफील्ड पर अभी भी 3000 छोटे मॉन्स्टर्स बाकी थे। एओई कंट्रोल स्किल्स खत्म होते ही क्लियरिंग एफिशिएंसी तुरंत गिर गई। लामफोंग ने बिना डिले फैसला लिया, पहले इलीट मॉन्स्टर्स खत्म करो, बाकी बचे 12 जायंट एप जनरल्स अब टीम का प्राइमरी टारगेट बन गए। सोर्ड ड्रैगन बेहद स्टेबल तरीके से एग्रो होल्ड कर रहा था। लामफोंग लगातार विंड ब्लेड्स और सैंडस्टॉर्म आइस कॉम्बो कर रहा था, जिससे ब्लाइंड इफेक्ट ट्रिगर हो रहा था। सिर्फ 5 सेकंड में उसने क्रेजी 1,30,000 डैमेज डंप कर दिया। ऊपर से चूतवॉच की फ्लेम कॉम्बो जुड़ गई। एक जायंट एप जनरल सीधे वहीं ढेर हो गया। 10 मिनट तक पूरे मैप में लड़ते रहने के बाद सारे इलीट मॉन्स्टर्स साफ हो गए
और तभी मैप के सेंटर से अर्थ शेकिंग रोअर गूंजा। डंजन का फाइनल बॉस आखिर सामने आ चुका था, जायंट एप किंग वॉर गॉड। उसकी फ्यूरियस रोअर के साथ बाकी सारे छोटे मॉन्स्टर्स फ्रेंजी मोड में चले गए। अब वो लाम फोंग के अटैक्स इग्नोर करके पागलों की तरह अपने किंग की तरफ दौड़ने लगे। तो उयन जीन घबराने लगी। जायंट एप किंग का अटैक पावर 68,000 है। शायद सोर्ड ड्रैगन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन लाम फोंग की आंखें बेहद फर्म थी। नहीं टिकेगा तो भी टिकाना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद फ्रंटलाइन पर जाऊंगा। 35वें मिनट पर फुल स्केल बैटल शुरू हो गई। स्टॉर्मफील्ड फिर से पूरे सेंट्रल बैटलफील्ड पर फैल गया। लाम फोंग और चूत वॉच का डैमेज बारिश की तरह जायंट एप किंग पर टूट पड़ा। जब उसके HP 70% पर पहुंचे तभी उसने रेज में एक टेरिफाइंग पंच मारा। 10 मीटर से ऊंचा उसका शरीर जैसे फटने वाला था। शॉकवेव सीधे जमीन पर फैल गई। लाम फोंग का HP तुरंत 40% उड़ गया। पूरी टीम सर्वाइवल लिमिट पर पहुंच गई। उस अर्थ शैटरिंग पंच ने पूरे बैटलफील्ड का रिदम तोड़ दिया। अपना HP आधे से नीचे देखकर लाम फोंग का दिल तक भारी हो गया। वॉर गॉड टाइटल सच में मजाक नहीं था। इस तरह का फुल मैप डैमेज करंट स्टेज में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लेवल डिस्ट्रक्शन था। उयन जीन, मेरी चिंता मत करो, पहले सोर्ड ड्रैगन को बचाओ। लाम फोंग जोर से चिल्लाया। इस वक्त टो उयन जीन के माथे पर पसीना भर चुका था। उसकी स्टाफ इतनी तेजी से घूम रही थी कि आफ्टर इमेजेस बन रहे थे। सोर्ड ड्रैगन फ्रंटलाइन पर सीधा जायंट एप किंग का रॉथ झेल रहा था। उसका HP ऐसे गिर रहा था जैसे नीचे होल हो। हालांकि टो उयन जीन की हीलिंग टेरिफाइंग लेवल की थी, लेकिन इतनी ब्रूटल डैमेज के सामने सोर्ड ड्रैगन की इनसेन डिफेंस भी टूटने लगी। जायंट एप किंग का HP लगातार गिरता गया। 50%, 30%। हर HP फेज के बाद वो और ज्यादा फ्यूरियस होकर रोर करता और सैकड़ों हजारों जायंट एप वॉरियर्स समन कर देता। पूरा सेंट्रल बैटलफील्ड मंकीज से भर चुका था। बैटल पूरी तरह क्योटिक और ब्लीडी हो गई थी। फिर जैसे ही जायंट एप किंग का HP 20% से नीचे गया, वो फाइनल बजर्क मोड में एंटर कर गया। उसने अपने माउंटेन साइज्ड फिस्ट्स ऊपर उठाए। टारगेट सीधा फ्रंट लाइन पर खड़े चूत वॉच और सोर्ड ड्रैगन थे। एक डेफनिंग एक्सप्लोजन हुआ। धूल पूरे आसमान में फैल गई। पहला हिट खाते ही सोर्ड ड्रैगन दर्द भरी रोर निकालकर व्हाइट लाइट में बदल गया। उसे फोर्सफुली पेट स्पेस में वापस भेज दिया गया। लेकिन चूतोच की हालत और भी खराब थी। उस टेरिफाइंग फिजिकल डैमेज ने उसका पूरा HP इंस्टेंट वाइप कर दिया। उसका शरीर एक्सट्रीम हीट में एक्सप्लोड होकर डार्क रेड फ्लेम्स में बदल गया। चूतवॉच तो उयन जीन चीख उठी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। अगर कोई स्पेक्टेटर्स ये सीन देखता तो उन्हें लगता लाम फोंग का फर्स्ट क्लियर ड्रीम पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन लाम फोंग के होंठों पर एक कोल्ड स्माइल उभरी, क्योंकि यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। जलते हुए बैटलफील्ड के बीच एक क्रिस्टल लाइक रेड एग दिखाई दिया। वो आग के सेंटर में फ्लोटिंग था और आसपास के फायर एलिमेंट्स को क्रेजली अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन थंडर की तरह गूंजा। डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन डिटेक्टेड। चूत वॉक हैज एक्टिवेटेड हिडन स्किल निर्वाणा। अगले ही पल टेरिफाइंग प्रेशर पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। जो शैटर्ड फायरबॉल था वो अचानक एक्सपैंड होने लगा। दोगुना बड़ा होने के बाद गोल्डन फ्लेम्स में लिप्टाचू ट्यूब शेल तोड़कर दोबारा पैदा हुआ। उसके सारे स्टैट्स इंस्टेंटली फुल रिस्टोर हो गए। डैमेज डबल हो गया। मैजिक अटैक सीधे 80,000 क्रॉस कर गया। रिबॉन चूट्यूक ने स्काई शेकिंग फिनिक्स क्राई निकाली। गोल्डन ट्रू फ्लेम्स का ब्लास्ट निकला। उसने सराउंडिंग मंकी आर्मी को इंस्टेंट वेपराइज कर दिया और सीधा जायंट एप किंग के सिंह में जा टकराया। लाम फोंग भी वहीं खड़े होकर शो नहीं देख रहा था। उसकी आंखें ब्लडशॉट हो चुकी थीं। बॉस अभी निर्वाणा प्रेशर से सप्रेस हुआ ही था कि उसने अपनी सारी मैजिक पावर स्टाफ में भर दी। एनहांस्ड विंड ब्लेड बैरज हवा चीरती हुई सीधे जायंट एप किंग के गले में घुस गई। एक अनविलिंग रोर के साथ खुद को वॉर गॉड कहने वाला वो जायंट मॉन्स्टर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसी पल पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट गूंज उठी। Congratulations to players Lam Fong Tanhai and Mongli Jokwang for clearing Nam Thien Mon dungeon in 43 minutes 52 seconds, successfully obtaining the first clear rank. Reward 100 times EXP bonus. लमफोंग ने लंबी सांस छोड़ी। उसका लेवल सीधे जंप होकर 113 पहुंच गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि एपोकलिप्स से पहले उसकी जर्नी का सिर्फ पहला कदम था, एब्सोल्यूट डोमिनेशन खड़ा करने की शुरुआत। इधर जबकि लाम फोंग और तो उयन जीन नाम थियन मोन डंजन में कैजुअली मॉन्स्टर्स फार्म कर रहे थे, उधर स्काई वॉल्ट मेन सिटी का रीस्पॉन पॉइंट मछली बाजार बना हुआ था। एक स्मॉल स्ट्रीमर लड़की लाम त्यून्ह फोरम पर रोते हुए पोस्ट कर रही थी कि लेवल 30 पहुंचते ही रॉबर्ट्स ने उसे लूट कर लिया। यहाँ तक कि उसका हायर्ड ग्राइंडिंग अकाउंट भी पूरी तरह स्ट्रिप कर दिया गया था। उसी समय गोस्ट फोर्स स्टार गॉड और परवर्टेड हंटर नाम के रोड रॉबर्स थियन दुयत सिटी के बाहर कैंप लगाए बैठे थे। पहले उनका प्लान लमफोंग पर एम्बुश करने का था, लेकिन क्योंकि लमफोंग डंजन से बाहर ही नहीं निकला, वो न्यूबी प्लेयर्स को बुली करके दिन के 200 से 300 टये कमाने लगे। लेकिन डंजन के अंदर लामफोंग ने उन क्लाउन्स को नोटिस तक नहीं किया। वो टो उयनजीन के साथ डंजन मैकेनिक्स अब्यूज कर रहा था। जायंट एप जनरल्स लगातार समन्ड वॉरियर्स पैदा करते रहते थे और यही चीज इस जगह को परफेक्ट लेवलिंग ग्राउंड
परफेक्ट लेवलिंग ग्राउंड बना रही थी। 2 घंटे की नॉनस्टॉप मॉन्स्टर फार्मिंग के बाद लामफोंग और टो उयनजी ने दोनों लेवल 115 पहुंच गए। चूटुओक और सोर्ड ड्रैगन तो सीधे लेवल 120 तक चढ़ गए। पूरा इन्वेंट्री डंजियन लूट से ठसाठस भर चुका था। लंच के लिए निकलने से पहले लामफोंग थियन ड्यूएट सिटी वापस गया और वहां उसने 1000 क्राफ्टेड इक्विपमेंट सेट्स का एक्स्ट्रा ऑर्डर डाल दिया। उसका प्लान अब क्रिस्टल क्लियर था। परफेक्ट 9 स्टार इक्विपमेंट लक से मिलता था, लेकिन क्राफ्टेड इक्विपमेंट्स की ह्यूज क्वांटिटी बनाकर वो मैक्स स्टैट एट्रीब्यूट्स निकाल सकता था। फिर ट्रोंगसॉन लाम द्वारा खरीदे गए हेवनली पैलेस क्रिस्टल्स से उन स्टैट्स को ट्रैश ग्रेड 9 स्टार गियर पर ट्रांसफर करके मास प्रोड्यूस डिवाइन इक्विपमेंट तैयार किए जा सकते थे। लिविंग रूम में रूममेट बाचथुक डेई ने स्नोफ्रॉस्ट गिल्ड लीडर का मीटिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया। लंच खुद लामफोंग ने बनाया था और फन लाइफ ने उसकी कुकिंग स्किल्स सरप्राइजिंगली अच्छी बना दी थी। खाना खाते हुए बचथुक दी हंसकर बोली, उयनजिन फ्यूचर में बहुत लकी होने वाली है। खाना खत्म होने के बाद लामफोंग ने स्नोफ्रॉस्ट को फ्रेंड ऐड किया। ये नंबर 1 फीमेल गिल्ड लीडर बेहद स्मार्ट तरीके से बात करती थी। उसने एरोगेंस दिखाने के बजाय कामली पूछा, गेम कॉम्पेंसेशन के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? लामफोंग ने हाफ ट्रूथ हाफ लाई आंसर दिया, अपना अकाउंट संभाल कर रखो। आखिर में स्नोफ्रॉस्ट ने सिर्फ बाचथुक दी को ही लामफोंग की टीम ज्वाइन करने की परमिशन नहीं दी। वो खुद भी वॉलंटरीली टीम में शामिल होना चाहती थी। लामफोंग नेचुरली खुश होकर अग्री हो गया। उसी समय मेल बॉक्स में ट्रोंगशोन लाम का ह्यूज पैकेज आया। 1000 हेवनली पैलेस क्रिस्टल्स वैल्यू 8 लाख, 100 ब्रिलियंट बीस्ट एग्स वैल्यू 1 लाख। लामफोंग ने बिना पलक झपकाए सीधे 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। ट्रोंगशोन लाम ने मैसेज में कंप्लेन किया कि डीएफ जांगलोंग क्लास ग्रुप में लगातार लामफोंग का मजाक उड़ा रहा था। गुस्से में उसने ग्रुप तक छोड़ दिया और ऑफिशियली लामफोंग को अपना बिग ब्रो मान लिया। लामफोंग बस हल्का सा मुस्कुराया और उसे मार्केट क्रैश का फायदा उठाकर एग्रेसिवली बाइंग जारी रखने को कहा। उन 100 ब्रिलियंट एग्स को देखकर लामफोंग का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो सिटी लॉर्ड मेंशन गया और बड़ी संख्या में बीस्ट ट्रेनर्स रिक्रूट किए। उसका गोल था सारे बीस्ट पेट्स को ट्रेन करना। गेम रियलिटी में मर्ज होने से पहले वो एक ऐसी पेट आर्मी बनाना चाहता था जो हर चीज को क्रश कर सके। हुयन द किंग गुयन में नॉर्मली प्लेयर्स सिर्फ 3 पेट्स डिप्लॉय कर सकते थे, लेकिन स्पेशल एक्सपेंशन टिकट्स और हाई स्पिरिट स्टैट्स की मदद से 100 से ज्यादा पेट्स कंट्रोल किए जा सकते थे। सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि पेट फ्यूजन के बाद कैरेक्टर को 45% तक ऑल एट्रीब्यूट बूस्ट मिलता था। लामफोंग ने थियन दुयत सिटी में सीधे 60 मिलियन गोल्ड फेंककर स्पिरिट बीस्ट बेस बनवाया। फिर टॉप टियर बीस्ट ट्रेनर्स रिक्रूट किए और क्रेजी एग हैचिंग मोड शुरू कर दिए। 100 ब्रिलियंट एग्स एक ही बार में खोल दिए गए। हालांकि कोई मिथिकल बीस्ट नहीं निकला, लेकिन 6 डिवाइन पेट्स और 4 एपिक टियर पेट्स निकल आए। लामफोंग ने परफेक्ट क्वालिटी पेट्स को ट्रेनिंग बेस में भेज दिया और एक एक करके सबका ओनरशिप बाइंड कराया। उसके बाद उसने केयरफुली 3 एपिक टियर पेट्स चुनकर टो उयनजिन को दे दिए। उनमें टैंक, वॉरियर और मैज रोल सब शामिल थे। इससे टो उयनजिन की सबसे बड़ी कमजोरी कवर हो गई, लेकिन सोलो फाइट में लो डैमेज। जहां तक खुद लामफोंग की बात थी, उसने अपने लिए 2 डिवाइन बीस्ट्स चुने जो सर्वाइवल और क्राउड कंट्रोल दोनों में टॉप क्लास थे। एक पेट था स्नो मेडन जो कंट्रोल और हाई मैजिक डैमेज में स्पेशलाइज करता था। उसके पास आइस सील लाइफ सेविंग टैलेंट और नेगेटिव स्टेटस इम्यूनिटी थी। दूसरा पेट था फ्लाइंग शैडो असैसिन टाइप जो फियर फैलाने और इनविजिबिलिटी यूज करने में माहिर था। वही था फ्लाइंग रैट बीस्ट। जब वो फ्यूजन मोड में जाता तब हवा एलिमेंट मैज होने के बावजूद लिंग फेंक सच में हवा से भी तेज आदमी बन जाता। पेट्स का काम खत्म करने के बाद लिंग फेंक ने लेवल 100 के 2000 हैंडमेड गियर्स आइडेंटिफाई करने शुरू किए। आधे घंटे से ज्यादा मेहनत के बाद उसकी लक फट पड़ी और उसे 8 टॉप टियर 9 स्टार हैंडमेड इक्विपमेंट्स मिल गए। हालांकि उनके स्टैट्स पूरी तरह परफेक्ट नहीं थे, लेकिन लिंग फेंक ने हेवनली पैलेस क्रिस्टल इस्तेमाल करके सारे एट्रीब्यूट लाइंस मैक्स तक री रोल कर दी। उसने खुद सुयोन टिंग के लिए पिंक मून बेल्ट और प्रीस्ट क्लोक क्राफ्ट किए जिनके सारे स्टैट्स और इफेक्ट्स ऑलमोस्ट मैक्स्ड थे। हीलिंग इफेक्ट सीधे 30% बढ़ गया और सू युआन टिंग का प्रीस्ट ग्रेजुएशन सेट आखिर पूरा हो गया। लिंग फेंक ने अपने लिए भी विंडवॉकर बेल्ट और मैडनेस क्लोक तैयार किए। जब उसने सबको प्लस 18 इन्हांसमेंट तक अपग्रेड करके इक्विप किया, तब लेवल 115 पर उसका स्टेटस पैनल लिटरली मॉन्स्टर बन चुका था। मैजिक अटैक 79,000, मूवमेंट स्पीड 34.2 मीटर प्रति सेकंड। इक्विपमेंट बोनस की वजह से सारे स्किल्स लेवल 13 तक पहुंच गए थे। इन स्टैट्स के साथ वो फायर मेज क्लासेस के सामने भी कमजोर नहीं लगता था। उसी वक्त सुयुन टिंग दोबारा लॉगिन हुई। लिंग फेंक ने उसे डिवाइन गियर्स और सारे पेट्स दे दिए। दोनों आगे मैप्स फार्म करके पेट्स की लेवलिंग करने की तैयारी करने लगे। सुयुन टिंग ने धीरे से कहा, जब ये पेट्स लेवल 100 पहुंच जाएं, तब क्या तुम मुझे हेवनली पैलेस घुमाने ले चलोगे? लिंग फेंक मुस्कुराकर तुरंत मान गया। लेकिन सरप्राइजेस हमेशा सबसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आते हैं। जब वो 500 टॉप ग्रेड ट्रेजर मैप्स डग कर रहा था, तब इटर्नल क्रिस्टल्स के अलावा उसे एक टूटा हुआ गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन फ्रैगमेंट भी मिल गया।
ये दरअसल एक ब्रोकन सील था और यही वो लेवल 9 सिटी डिफेंस फॉर्मेशन था जो एंजल्स तक को ट्रैप करके मार सकता था। लिंग फेंग इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू अच्छी तरह समझता था। उसने तुरंत झांग चुनलिंग और जिया लिंग को कांटेक्ट किया और बोला, किसी भी कीमत पर बाकी फ्रेगमेंट्स खरीदो। उसे हल्का हल्का महसूस हो रहा था कि फ्यूचर में यही गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन चेन्युए सिटी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनने वाला है। पूरा दिन फार्मिंग करने के बाद लिंग फेंग लॉग आउट करके आराम करने ही वाला था कि अचानक कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसकी रूममेट बाई शूदी थी। वो चाहती थी कि अगले दिन लिंग फेंग उसके साथ कॉलेज चले ताकि एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो सके। उसकी नजर में ये बस रूममेट्स के बीच नॉर्मल हेल्प थी। वैसे भी उसने पहले लिंग फेंग को पैसे उधार देने की बात कही थी, लेकिन रीबोर्न हो चुके लिंग फेंग ने अंदर ही अंदर बस ठंडी हंसी हंसी। कॉलेज उस वक्त जब लेवल 80 ब्लैक ड्रैगन के सामने मॉडर्न वेपन्स तक बेकार होने वाले थे, जब अपोकलिप्स आने वाला था और एलियन मॉन्स्टर्स पूरी साइंटिफिक सिविलाइजेशन को फाड़ डालने वाले थे, तब कॉलेज जाना सीधा अपनी जान वेस्ट करना था। उसे साफ पता था कि आने वाली डिजास्टर के खिलाफ सिर्फ गेम की मैजिक ही काम आने वाली है। इसलिए बाई शुदी के सामने ही उसने क्लास एडवाइजर को कॉल किया और सीधे 3 दिन की छुट्टी मांग ली। ऊपर से साफ बोल दिया, कॉलेज बाद में जाएंगे, पहले गेम रियल वर्ल्ड में इन्वेड तो होने दो। अगली सुबह 16 अप्रैल, अपोकलिप्स आने में सिर्फ 12 दिन बाकी थे। लिंग फेंग ने अपनी सारी एसेट्स चेक की। तियान्युए सिटी में उसके 100 वेयरहाउसेस रेयर रिसोर्सेज से भरे पड़े थे, 90 से ज्यादा हाई लेवल पेट्स, तियान्युए नाइट्स और 3 मेजर एनपीसी, वॉरियर्स और मैजिक्स। सीधी बात, गेम के अंदर उसकी प्रिपरेशन लगभग परफेक्ट हो चुकी थी। अब उसका अगला टारगेट सिर्फ एक था, नए डंजन को क्लियर करके पेट्स के लिए पूरा डिवाइन गियर कलेक्ट करना। ऑनलाइन आते ही वो सीधे सुयुआन टिंग की टीम में घुस गया। वहां पहले से ही शुएमो, शाओडियाओ यी रेन और बाई शुदी वेट कर रहे थे। सब लोग आखिरी मेंबर झांग चुनलिंग का इंतजार कर रहे थे। तभी लिंग फेंग को पता चला कि रियल लाइफ क्लास ग्रुप में बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्लास एडवाइजर ग्रुप में उसे ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा था कि वो लंबे समय से कॉलेज नहीं आ रहा और उसका पुराना राइवल ये देंगलोंग मौका मिलते ही उसे क्रेजी तरीके से मॉक कर रहा था। वो तो एकेडमिक ऑफिस में कंप्लेंट करने की धमकी तक दे रहा था। लिंग फेंग पहले तो हंसकर इग्नोर करना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि नॉर्मली डरपोक रहने वाला झांग चुनलिंग इस बार ग्रुप चैट में अकेला वॉर गॉड बन चुका था। वो अकेले पूरे ग्रुप से लड़ रहा था। जब ये देंगलोंग ने लोकल गैंग कनेक्शंस का नाम लेकर धमकी दी, तब भी झांग चुनलिंग डरा नहीं। उल्टा उसने जोरदार जवाब दिया, तेरे पास लोकल गैंग है तो क्या हुआ, मेरे पास 3000 ऑनलाइन ट्रोल्स हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम दोनों भाइयों को अभी नेशनल ट्रेंडिंग पेज पर चढ़ा दूंगा। ये देखकर लिंग फेंग का दिल गर्म हो गया। बचपन का ये दोस्त, जब वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था, तब भी उससे कभी एक पैसा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लिया और अब उसके लिए शहर के सबसे डेंजरस आदमी से भी भिड़ रहा था। ऐसे दोस्त ही होते हैं जिन पर पीठ पीछे भरोसा किया जा सकता है। जहां तक ये देंगलोंग की बात थी, लिंग फेंग तो उसे देखने लायक भी नहीं समझता था। उसकी यादों में ये येदेंगलोंग उन्हीं लोगों में से था जिसने सबसे पहले अपना एसीसी बेचकर डर के मारे गेम छोड़ दिया था। लेकिन 12 दिन बाद जब डायमेंशनल वर्ल्ड्स आपस में टकराने वाले थे, तब ये सो वे रिच किड्स और इलाके के गुंडे सुपर पावर हासिल कर चुके लिंग फेंग के सामने चींटी से भी बदतर होने वाले थे। कुछ देर बाद झांग चुनलिंग भी ऑनलाइन आ गया और आखिरकार 5 लोगों की पूरी टीम तैयार हो गई। उनका सीधा टारगेट था नया डंजन, कैओटिक हेवनली पैलेस। ये नया डंजन बेहद ग्रैंड था। इसकी स्टोरी हेवनली पैलेस के पतन के बारे में थी। इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न फैंटेसी दोनों को मिक्स किया गया था। एक तरफ साउथ हेवनली गेट और 12 डिवाइन टेम्पल्स थे, तो दूसरी तरफ अलग अलग गॉड्स अपने हिडन मोटिव्स लेकर घूम रहे थे। इस बार शुरुआती साउथ हेवनली गेट स्टेज में वही जायंट ऐप किंग फिर से सामने आया, जिसे पहले प्लेयर्स बार बार मार चुके थे, लेकिन अब उसका लेवल 120 हो चुका था। 2 मिलियन एचपी और ऐसा अटैक कि लिंग फेंग को एक हिट में उड़ा दे। सिर्फ वही नहीं, फ्लेम डीमन, 9 हेडेड सर्पेंट और बाकी 11 डीमन बॉसेस भी मिलकर हमला कर रहे थे। पूरा सीन बेहद शॉकिंग था। टीम बनते ही गिल्ड लीडर शुएमो ने कहा, पहले नॉर्मल डिफिकल्टी ट्राई करते हैं, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लिंग फेंग ने भी मना नहीं किया। वैसे भी पहली बार नॉर्मल क्लियर करने पर सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट मिलता था। उनकी करंट लाइनअप पूरे सर्वर की टॉप लाइनअप मानी जा सकती थी। नंबर 1 विंडमैज लिंग फेंग, नंबर 1 प्रीस्ट सुयुआन टिंग, सर्वर रैंक 3 वॉरियर बाई शुदी और हिडन क्लास एलिमेंटल पेट्रोल वाला शाओडियाओ यी रेन। बस झांग चुनलिंग थोड़ा पीछे था, क्योंकि वो नाइट क्लास था। उसका पूरा 9 स्टार गियर और हैंडमेड इक्विपमेंट मिलाकर भी 1 मिलियन तक नहीं पहुंचता था। लेकिन लिंग फेंग और डिवाइन बीस्ट वर्मिलियन बर्ड के इनसेन डैमेज के सामने ये कमियां कोई मायने नहीं रखती थी। नॉर्मल डिफिकल्टी में पूरी टीम लिटरली बुलडोज करते हुए आगे बढ़ी और वर्मिलियन बर्ड ने सिर्फ हाई इंटेलिजेंस ही नहीं दिखाई, बल्कि पूरी टीम डैमेज का 26% अकेले कंट्रीब्यूट किया। ये देखकर बाई शुदी को जोरदार झटका लगा। एक टॉप वॉरियर होने के बावजूद उसका डैमेज एक पेट से भी कम था। उसने तुरंत घोषणा कर दी, मैं 10,000 ब्रिलियंट एग्स खरीदूंगी।
और इससे भी स्ट्रॉन्ग डिवाइन बीस्ट निकालूंगी। झांग चुनलिंग ने हेल्पलेस होकर कहा कि गेम इकोनॉमी ऑलरेडी क्रैश हो रही है, कंज्यूमेबल्स खत्म हो रहे हैं और मार्केट भी डेड पड़ा है। लेकिन बाई शुदी और सुयुआन टिंग का माइंडसेट बहुत सिंपल था, उन्हें बस खुलकर गेम एंजॉय करना था। इसके बाद टीम ने हार्ड डिफिकल्टी शुरू की। लिंग फेंक ने फुल फायर पावर खोल दी और टीम लाइटनिंग स्पीड से डंजन साफ करने लगी। जब बाकी लोग मॉब्स साफ कर रहे थे, उसी वक्त बाईशु दी डंजन रन करते करते वहीं एग ओपनिंग शुरू कर चुकी थी। आधे घंटे बाद लेवल 120 जायंट एप किंग के सामने अचानक डिवाइन लाइट उतरी। बाईशु दी ने सच में एक मिथिकल पेट निकाल लिया था, हेवनली हाउंड। उसके स्टैट्स देखते ही पूरी टीम एक्साइटेड हो गई। एसएसएस ओवरऑल रेटिंग, इनसेन फिजिकल अटैक ग्रोथ और 3 ब्रोकन स्किल्स, इंडोमिटेबल विल, एंशिएंट ब्लड लाइन और बर्जरक डवोर। हर 1% एचपी कम होने पर अटैक और डिफेंस दोनों बढ़ जाते थे। ऊपर से 50% एक्स्ट्रा एचपी लिमिट और 30% लाइफ स्टील भी था। सीधी बात, ये बीस्ट मिले वॉर गॉड के लिए बोर्न हुआ था, पूरी तरह अल्टीमेट बैटल डॉग। लेकिन मजेदार बात यह थी कि बाई शूदी का पहला रिएक्शन एक्साइटमेंट नहीं बल्कि डिस्गस्ट, क्योंकि बचपन में उसे कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए उसे डॉग से साइकोलॉजिकल फियर था। वो बोली कि वो कैट पाल लेगी लेकिन हेवनली हाउंड नहीं रखेगी। लिंग फेंग ने मजाक में कहा, तो फिर फ्लाइंग राइट से एक्सचेंज कर लें। ये सुनते ही बाई शूदी और जोर से चीख पड़ी, क्योंकि उसे चूहों से भी डर लगता था। हालांकि पूरा सीन काफी फनी बन गया था, लेकिन 2 फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड्स लेने के बाद लिंग फेंक के हाथ में अब 2 सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट्स थे। बाई शूदी की लक देखकर शुएमो का भी मन डोल गया। उसे लगा कि सर्वर बंद होने से पहले गेम आइटम्स की क्रेजी कंजम्पशन की वजह से डिवाइन पेट्स निकलने का रेट काफी बढ़ चुका है। लिंग फेंक एक्साइटेड होकर बोला, आज हमें पूरे 8 सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट्स फार्म करने हैं। किसे पता था कि लेट गेम पेड डिवाइन गियर वाला ये टेरिफाइंग टॉप डंजन पूरी टीम का एग ओपनिंग इवेंट बन जाएगा। लिंग फेंग की लीड में टीम ने आसानी से हार्ड डिफिकल्टी क्लियर की, फिर नाइटमेयर डिफिकल्टी भी। उनके हाथों में सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर झांग चुनलिंग भी लालच रोक नहीं पाया और एग ओपनिंग्स गैंग में शामिल हो गया। लेकिन लक साफ तौर पर उसके साथ नहीं थी। 50 एग्स खोलने के बाद भी उसे सिर्फ एक लेजेंडरी पेट मिला। उसका वॉलेट इतना दुखा कि उसने वहीं चिल्लाकर कहा, बस अब और पैसा नहीं डालूंगा। लेकिन 2 रिच गर्ल्स शुएमो और बाई शूदी सर्वर बंद होने से पहले चीप प्राइसेस का फायदा उठाकर हजारों ब्रिलियंट एग्स और खरीद लाई। इस वक्त पूरे फैंटेसी एरा सर्वर में रिसोर्सेज की कंजम्पशन बेहद टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। प्लेयर्स अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स तक झोंक रहे थे और इसी वजह से हाई लेवल पेट्स निकलने का रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी लिंग फेंक अचानक बोला, अब एग्स बंद करो, हेल डिफिकल्टी शुरू करते हैं, फोकस करो। उसके आदेश के साथ ही पूरी टीम सबसे टेरिफाइंग स्टेज में दाखिल हो गई। हेल डिफिकल्टी वाला कैओस इन हेवनली पैलेस एक अजीब क्रीपी एटमॉस्फेयर छोड़ रहा था। पहले 11 स्टेजेस में जिन डीमन बॉसेस के बॉडीज डिस्ट्रॉय हुए थे, उनकी सोल्स दोबारा उठकर फाइनल बॉस एरिया की तरफ भाग रही थी। बाई शूदी और शुएमो दोनों कंफ्यूज्ड हो गए। क्या ये ऐसी डिफिकल्टी है जहां मॉन्स्टर्स मरते ही नहीं? लेकिन लिंग फेंक ने इस पूरे सिचुएशन में एक बड़ा मौका सूंघ लिया था। शायद ये लेवल 120 के बाद अनलॉक होने वाला नया गेम प्ले था। फाइनल थ्रोन के सामने अचानक एक बड़ा स्क्रिप्टेड इवेंट शुरू हो गया। जायंट एप किंग ने बेहद क्रूर तरीके से बाकी 11 स्टेजेस के डीमन बॉसेस की सोल्स निगल ली। उसका एचपी तुरंत बढ़कर टेरिफाइंग 3 मिलियन तक पहुंच गया। जब वो 100 मीटर लंबे जायंट एप में बदल गया, तब वो किसी रिबॉर्न वज्र गॉड से कम नहीं लग रहा था। उसका एक नॉर्मल हमला ही झांग चुनलिंग के 50,000 एचपी उड़ा देता था। उस टेरिफाइंग डैमेज ने जो डिफेंस को ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहा था, पूरी टीम को पहली बार मौत का असली डर महसूस करा दिया। क्रिटिकल मोमेंट पर लिंग फेंक ने अपनी रिबर्थ नॉलेज दिखाई। उसने तुरंत कमांड दिया, कोई एग्रो मत खींचना, क्राउड कंट्रोल स्किल्स बिल्कुल यूज मत करना, जल्दी से किसी थ्रोन पर खड़े होकर अटैक करो। जो भी थ्रोन पर चढ़ेगा सिर्फ डैमेज स्किल्स यूज करेगा, प्रीस्ट भी हील नहीं करेगा। बाई शूदी पूरी तरह कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मानी और तभी एक शॉकिंग सीन हुआ। थ्रोन मैकेनिज्म एक्टिवेट होने की वजह से जायंट एप किंग का बॉडी साइज इतना बड़ा था कि वो थ्रोन पर खड़े प्लेयर्स को लॉक ही नहीं कर पा रहा था। अब वो बस 5 थ्रोन्स के बीच इधर उधर घूमता रह गया। इस बग एक्सप्लॉइट की वजह से 3 मिलियन एचपी वाला बॉस अचानक पंचिंग बैग बन गया। जैसे ही जायंट एप किंग जोरदार आवाज के साथ गिरा, पूरे सर्वर पर नोटिफिकेशंस फ्लड हो गईं। लिंग फेंक की टीम न सिर्फ फर्स्ट क्लियर हासिल कर चुकी थी, बल्कि उन्हें बेहद रेयर गारंटीड प्रोफेशन रिवॉर्ड भी मिला। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात उसके बाद हुई। सिस्टम ने अनाउंस किया, लेवल 120 सोल कल्टीवेशन सिस्टम ऑफिशियली अनलॉक्ड, रेपुटेशन सिस्टम एक्टिवेटेड। पूरे वर्ल्ड चैट में लिटरली आग लग गई। कुछ लोग डेवलपर्स को गालियां दे रहे थे कि सर्वर बंद होने वाला है, फिर भी नया अपडेट डाल रहे हैं।
कुछ लोग लिंग फेंक का मजाक उड़ा रहे थे कि उसने गेम के लिए सच में अपना घर गिरवी रख दी। पूरे स्क्रीन पर मौकरी और कंफ्यूजन भरा पड़ा था, लेकिन लेवल 120 के करीब पहुंचती ईएक्सपी बार को देखकर लिंग फेंक बस ठंडी मुस्कान हंस रहा था। जब बाकी लोग होप छोड़ चुके थे, सिर्फ उसे पता था कि ये सोल कल्चरेशन सिस्टम ही फ्यूचर अपोकैलिप्स में सर्वाइव करने की असली ताकत बनने वाली है। इस बार लिंग फेंक पूरी तरह फेमस हो गया, लेकिन उसकी फेम उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि पूरे इंटरनेट की नजर में वो सबसे बड़ा बेवकूफ बन चुका था। परमानेंट सर्वर शटडाउन अनाउंस हो चुका था, कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलने वाली थी। ऐसे वक्त में लिंग फेंक ने घर बेचकर और लाखों का लोन लेकर गेम में पैसा डाल दिया था। उसके क्लासमेट्स ने ये बात ऑनलाइन लीक कर दी और इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। कुछ ही घंटों में लिंग फेंक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर वायरल फेस बन गया। हर तरफ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियोस बना रहे थे। कोई कह रहा था कि उसने अपने पेरेंट्स के डेथ कॉम्पेंसेशन के पैसे उड़ा दिए, कोई उसे ऑनलाइन गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम विक्टिम बोल रहा था। यहाँ तक कि कुछ लोग फेक रूमर्स फैलाने लगे कि बचपन में वो औरतों को नहाते हुए छुपकर देखता था। पूरा इंटरनेट नेगेटिव कमेंट्स से भरा पड़ा था। लिंग फेंक को ब्रेन डेड इडियट और बेचारा ठगा हुआ लूजर जैसे टैग्स मिल चुके थे, लेकिन इंटरनेट के इस एरा में बदनाम होकर वायरल होना भी फेम ही था। लगातार उसे इंटरव्यू ऑफर्स आने लगे। कॉलेज पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन जियांग डिंगडिंग उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। लुनहाई टीवी का शो मॉडर्न यूथ भी उसे इनवाइट कर रहा था। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म क्वाइन ने तो उसे 8 लाख युआन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। लेकिन जब एक फेक मेडिसिन कंपनी ने उसे ब्रेन गोल्ड प्रोडक्ट प्रमोट करने को कहा, इनडायरेक्टली उसे मेंटली सिक बताकर मार्केटिंग करनी चाहिए, तब लिंग फेंक ने तुरंत फोन काट दिया। हालांकि उसने टीवी स्टेशन और क्वाइन प्लेटफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। ये खबर सुनते ही पूरा क्लास ग्रुप फिर एक्सप्लोड हो गया। जो लोग पहले उसे मॉक कर रहे थे, जैसे ये देंग लोंग और बाकी क्लासमेट्स, जब उन्हें पता चला कि लिंग फेंग टीवी पर आने वाला है और बीजिंग जाकर नेशनल प्रोग्राम शूट करेगा, तब जेलसी से उनके चेहरे खट्टे पड़ गए। वहीं झांग चुनलिंग, जो सीक्रेटली जियांग योयो को पसंद करता था और जो जियांग डिंगडिंग की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, उसे भी लिंग फेंग की वजह से इंटरव्यू इनविटेशन मिल गया। वो इतना खुश हुआ कि लिंग फेंग को अपना सगा भाई बुलाने लगा। फोन पर सू युआन टिंग काफी वरीड थी। उसे लगा कि पैसों की कमी की वजह से लिंग फेंग खुद को पूरे देश के सामने जोक बनवा रहा है। वो तो फैमिली से पैसे मांगकर उसकी मदद करने तक को तैयार थी। उसकी बात सुनकर लिंग फेंग का दिल गर्म हो गया। उसने उसे समझाया, मैं बस अपनी सोच और जर्नी लोगों को बताना चाहता हूँ, और प्रॉमिस किया कि वो हर दिन उसके साथ ऑनलाइन आकर सीनरी देखेगा। कॉल खत्म करने के बाद लिंग फेंग प्रोग्राम की स्क्रिप्ट तैयार करने लगा। उसे साफ पता था कि अपोकलिप्स आने वाला है, लेकिन वो सीधे ये नहीं कह सकता था कि वो रीबॉर्न हुआ है। इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो नेशनल ब्रॉडकास्ट में प्रोफेटिक ड्रीम का बहाना बनाकर लोगों और यहाँ तक कि मिलिट्री को भी आखिरी वार्निंग देगा। साथ ही उसने झांग चुनलिंग को दोबारा रिमाइंडर दिया, गेम आइटम्स खरीदना बंद मत करना, प्राइस चाहे कितना भी नीचे चला जाए, स्टॉक जमा करते रहो, और वो वॉर गॉड फॉर्मेशन फ्रैगमेंट्स जरूरत पड़े तो 10 गुना कीमत देकर भी खरीदो, क्योंकि लिंग फेंग के लिए यही रिसोर्सेज फ्यूचर डिजास्टर से लड़ने की असली पूंजी थे। बुधवार मॉडर्न यूथ प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का दिन आखिर आ गया। पूरे इंटरनेट की नजर में लिंग फेंग अभी भी नंबर 1 फूल था, लेकिन रियलिटी में वो बिल्कुल मिजरेबल नहीं था जैसा लोग सोच रहे थे। उल्टा वो आराम से अपनी रूममेट बाई शुदी की प्राइवेट कार में बैठकर बाहर निकल रहा था। तभी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जांग चुनलिंग उसे कॉल करके काम की रिपोर्ट देने लगा। मार्केट में अचानक स्टूडियोज की तरफ से भारी मात्रा में आइटम्स डंप होने लगे। सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट्स देखकर लिंग फेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। यही वो चीज थी जिससे टॉप टियर आइटम्स निकलते थे, और पेट इक्विपमेंट्स बनाने का कोर रिसोर्स भी यही था। सामने वाले ने सीधा प्राइस फिक्स किया, 1000 युआन पर बॉक्स। तभी लिंग फेंग ने असली बिजनेसमैन वाली कोल्डनेस दिखाई। 601 बॉक्स, जितने हैं सब ले लूंगा, बेचने हैं तो बेचो, नहीं तो सर्वर बंद होने तक पकड़कर बैठे रहो। उसे अच्छी तरह पता था कि यह डील सिर्फ सामान जमा करने के लिए नहीं थी, बल्कि फ्यूचर में टॉप गोल्ड फार्मिंग प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचने का टिकट भी थी। बाई शू दी लिंग फेंग को ऐसे पागलों की तरह पैसा उड़ाते देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता है? लेकिन लिंग फेंग बस हंसकर बात टाल गया। अपनी रीबर्थ का सीक्रेट वो किसी को नहीं बताने वाला था। कार अभी रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकली ही थी कि सामने ये देंग लोंग और उसका लोकल गैंगस्टर भाई ये देंग हु रास्ता रोककर खड़े मिले। ये देंग लोंग अपने भाई के नाम पर अकड़ते हुए चिल्लाया, पैसे अभी वापस कर। पूरे शरीर पर टैटूज वाले ये देंग हु के सामने भी लिंग फेंग असामान्य रूप से काम था। उसने बाई शू दी के दिए इलेक्ट्रिक बैटन को साइड में किया और अकेले ही कार से उतरकर सामने चला गया। एक नजर में उसने पूरी सिचुएशन समझ ली। ये देंग लोंग उससे जेलस था क्योंकि गालियां खाने के बावजूद लिंग फेंग फेमस हो चुका था, और ये देंग हु बस इस बात से डर रहा था कि इतना वायरल आदमी कहीं उसका पैसा मार ना जाए। लिंग फेंग ने सीधे येदेंग लोंग की बकवास इग्नोर की और येदेंग हु को आखिरी बेट फेंका। ब्रदर हु, 3 महीने में पैसा लौटाने की बात हुई थी, मैं 1 महीने में लौटा दूंगा, ऊपर से एक्स्ट्रा 1 मिलियन भी दूंगा। अब डिसाइड तुम करो,
अपने भाई की सुनकर मेरे लिए प्रॉब्लम बनोगे या एक्स्ट्रा 1 मिलियन कमाओगे? पैसे के सामने भाईचारा तुरंत कमजोर पड़ गया। ये देंग हू ने ज्यादा देर नहीं सोचा, उसी वक्त लिंग फेंक से 3 मिलियन का नया IOU साइन करवा लिया। लिंग फेंक ने बिना हेजिटेशन साइन भी कर दिया। ऊपर से मौका लेकर ये देंग लोंग को रास्ता रोकने वाला कुत्ता तक बोल दिया। ये देंग लोंग गुस्से से पागल होकर हमला करने ही वाला था कि अपने कैश काउ को बचाने के लिए ये देंग हू ने पलटकर अपने ही छोटे भाई को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसी से लिंग फेंक से अपोलॉजी मंगवाई और ब्रदर फेंग बुलवाया। ये देंग लोंग का ह्यूमिलिएशन देखकर भी लिंग फेंक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। वो बस कार में बैठा और वहां से निकल गया। इस साइकोलॉजिकल बैटल में उसने अपनी तैयारी के लिए बेहद कीमती टाइम जीत लिया था। अब उसके और उस टीवी स्टूडियो के बीच बस थोड़ी दूरी बची थी जहां वो पूरे देश के सामने अपोकलिप्स की वार्निंग देने वाला था। आधे घंटे के रास्ते में 3 मिलियन वाले नए IOU को देखकर बाईशुदी अभी भी कंफ्यूज थी। सिर्फ एक थप्पड़ के लिए तुम सच में एक्स्ट्रा 1 मिलियन मांग रहे हो? लिंग फेंक बस हंस पड़ा। उसे अच्छी तरह पता था ये देंग ब्रदर्स को उस पैसे का 1 युआन भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक वो कैपिटल सिटी से वापस लौटेगा दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। दोनों भाई ऑर्डिनरी लोग थे, गेम पावर्स इनहेरिट भी नहीं कर पाएंगे। उनका फ्यूचर लगभग तय था, मॉन्स्टर्स का खाना बनना। उस वक्त ये IOU बस बेकार कागज बनकर रह जाएगा। टीवी स्टेशन जाते वक्त लिंग फेंग ने बाईशुदी को क्वाइटली सलाह दी, जल्दी घर लौट जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, क्योंकि उसे पता था कि गेम इन्वेजन सिर्फ डिजास्टर नहीं लाएगा, उसके साथ एक मिस्टीरियस एनर्जी भी आएगी जो इंसानी बॉडी को प्योरीफाई कर सकती थी। बीमारियां ठीक हो सकती थी, कटे हुए हाथ पैर तक वापस उग सकते थे, और अभी अभी गेम में अपडेट हुआ सोल कल्टीवेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनने वाला था। इस सिस्टम ने गेम की कोर लॉजिक पूरी तरह बदल दी थी। अब प्लेयर सोल एनर्जी यूज करके अपनी हंगर खत्म कर सकते थे, यानी फूड डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म। इसके साथ एक नई करेंसी भी आई, सोल क्रिस्टल्स। गोल्ड की जगह अब यही सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स थी। कॉमन से लेकर ब्रिलियंट सोल क्रिस्टल तक की कीमत इंसेन थी। एक ब्रिलियंट सोल क्रिस्टल बनाने के लिए 100 मिलियन गोल्ड तक चाहिए था, लेकिन लिंग फेंग इसकी असली वैल्यू जानता था। उसने तुरंत झांग छुनलिंग को ऑर्डर दिया, करंट एक्सचेंज रेट का फायदा उठाओ, 1 युआन में 1 लाख गोल्ड मिल रहा है, पूरे सर्वर का गोल्ड खरीद डालो। उसका टारगेट था 10,000 ब्रिलियंट सोल क्रिस्टल्स जमा करना। इतनी दौलत गेम के अंदर छोटे देशों को खरीदने के लिए काफी थी। इसके बाद लिंग फेंग लुनहाई टीवी स्टेशन पहुंचा और मॉडर्न यूथ प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्मूथ नहीं रही। प्रोग्राम के दौरान लिंग फेंग ने ओपनली लॉन्ग किंगडम मिलिट्री को वार्निंग दी, गेम में एंटर होकर पहले से फोर्सेस डिप्लॉय करो। उसकी इतनी बोल्ड बात सुनकर डायरेक्टर के पसीने छूट गए। कई बार रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, लेकिन लिंग फेंग अजीब तरह से फर्म था। अगर मेरा सपना सच निकला तो आप डिस्क्लेमर जोड़ देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। आखिरकार डायरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। 22 अप्रैल, लुनघाई एयरपोर्ट वेटिंग हॉल। गेम के रियल वर्ल्ड में इन्वेड करने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी थे। लिंग फेंग लॉगिन हेलमेट पहनकर फ्लाइट का इंतजार करते हुए भी गेम में घुस गया। ब्रिलियंट सोल क्रिस्टल्स की मदद से उसका सोल कल्चरेशन लेवल अब पूरे सर्वर में नंबर 1 बन चुका था। न सिर्फ उसने पेट्स के लिए 3 डिवाइन गियर सेट्स निकाल लिए थे, बल्कि उसका मैजिक अटैक भी सीधे 1 लाख क्रॉस कर गया। लेकिन जिस चीज ने लिंग फेंग को सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया वो था हेल डिफिकल्टी डंजन से गिरा हिडन क्लास सर्टिफिकेट। हेवन वॉकर एक बेहद ऑल राउंडर क्लास थी, लेकिन उसकी डिफिकल्टी भी टेरिफाइंग लेवल की थी। क्लास चेंज के बाद प्लेयर न सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में लड़ सकता था, बल्कि दूर खड़े होकर मैजिक भी कास्ट कर सकता था। सच में बैटलफील्ड पर फ्रीली डोमिनेट करने वाली क्लास। हिडन क्लास सर्टिफिकेट को हाथ में पकड़कर लिंग फेंग पहली बार सच में हेजिटेट हुआ। अगर वो हेवन वॉकर बनता तो इसका मतलब था कि उसे अपनी ओरिजिनल क्लास गियर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। आगे से वो सिर्फ हैंडमेड इक्विपमेंट ही पहन सकता था जो खुद क्राफ्ट करे। लेकिन इस क्लास की ग्रोथ स्टैट्स लिटरली हेवन डिफाइंग थी। चारों मेन एट्रीब्यूट्स एस रैंक से ऊपर और एजिलिटी मल्टीप्लायर सीधे 10, जो नॉर्मल मेज क्लास से 5 गुना ज्यादा था। यानी क्लास चेंज करते ही उसे ऑलमोस्ट अल्टीमेट स्पीड मिल जाती। साथ में फिजिकल और मैजिक दोनों तरह की टेरिफाइंग कॉम्बैट पावर भी। तभी सू युआन टिंग भी लॉग इन हुई। इस डंजन क्लियर में कुल 2 हिडन क्लास रिवॉर्ड्स मिले थे। लिंग फेंग ने बिना हेजिटेशन दूसरा रिवॉर्ड उसे दे दिया, लाइट ब्लेस्ड प्रिस्ट। क्लास चेंज करते ही सू युआन टिंग ने अचानक एक SSS रैंक मिशन ट्रिगर कर दिया, रेस्क्यू द लाइट सेंटेस क्लैन। लिंग फेंग ने रिवॉर्ड लिस्ट पर बस एक नजर डाली और तुरंत फैसला कर लिया कि ये मिशन हर हाल में कंप्लीट करना होगा, क्योंकि रिवॉर्ड में सिर्फ यूनिक मिथिक वेपन लाइट सेंटेस स्टाफ ही नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। इस वेपन को पाते ही पूरा लाइट सेंटेस क्लैन उसके आदेश मानने लगता। लिंग फेंग को साफ समझ आ गया, जब गेम रियल वर्ल्ड में इन्वेड करेगा तब इसका मतलब होगा कि सू युआन टिंग के पास सीधे एक लॉयल सुपरनैचुरल आर्मी होगी। उसने तुरंत तय कर लिया कि ये फेज खत्म होते ही वो उसके साथ ये मिशन जरूर करेगा। कैपिटल सिटी जाने से पहले झांग छुनलिंग ने उसे फोन किया
उसकी आवाज एक्साइटमेंट से उड़ रही थी। न सिर्फ उसने अपनी क्रश जियांग यू के सामने कॉन्फिडेंस वापस पा लिया था, बल्कि ट्रेडिंग मार्केट से लेवल 120 हाई ग्रेड अप्रेजल टैलिस्मन्स का बड़ा स्टॉक भी खरीद लिया था। उसने स्क्रीनशॉट्स भेजे और उन्हें देखकर लिंग फेंक ने आखिर हिडन क्लास चेंज का फाइनल डिसीजन ले लिया। लेवल 120 हैंडमेड गियर्स सिर्फ इंसेंस स्टैट्स ही नहीं देते थे, बल्कि पहली बार उनमें स्किल स्लॉट्स और जेम सॉकेट्स भी आए थे। लिंग फेंक ने तुरंत ऑर्डर दिया, हर कीमत पर खरीदो, जरूरत पड़े तो बर्तन बेच दो, लेकिन पूरे सर्वर के जेम्स स्वीप कर लो। जब वो कैपिटल सिटी जाने वाली फ्लाइट में बैठा था, तब भी उसे नहीं पता था कि लुंघाई टीवी स्टेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरकर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पहले ही मिलिट्री को भेज दी थी। एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में कई लोग उसकी प्रेडिक्शन स्टडी कर रहे थे। ज्यादातर लोगों को गेम इन्वेजन वाली बात बेहद रिडिकुलस लग रही थी, लेकिन बूढ़े जनरल ल्यू क्वांग की सोच अलग थी। उसे पता था कि गेम लॉगिन डिवाइसेस में इस्तेमाल होने वाले स्पिरिट स्टोन्स बेहद मिस्टीरियस ओरिजिन के थे। उनकी टेक्नोलॉजी पृथ्वी से सैकड़ों साल आगे थी। उसने कहा, अगर बात झूठ निकली तो नुकसान कुछ नहीं, लेकिन अगर सच हुई और हमने तैयारी नहीं की तब बहुत देर हो जाएगी। आखिरकार जनरल ल्यू क्वान ने फैसला लिया। उन्होंने एक छोटा मिलिट्री बजट अप्रूव किया और कई मिलिट्री कैंप्स से सोल्जर्स को फैंटेसी एरा में अकाउंट्स बनाने भेज दिया। अगर उस वक्त लिंग फेंक वहां होता तो शायद शौक में जम जाता, क्योंकि जनरल ल्यू क्वान की आंखें और भौहें किसी हद तक उसकी गेम पार्टनर सु युआन टिंग से मिलती थीं। रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच फेट के गियर्स अब तेजी से घूमने लगे थे। कैपिटल सिटी में क्वाइन हेडक्वार्टर्स पर लिंग फेंक का पहला लाइव स्ट्रीम इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरनेट का नंबर एक फूल होने की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी स्काई हाई थी। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही व्यूअर्स 1 लाख क्रॉस कर गए। उसके सामने बैठी थी 30 मिलियन फॉलोअर्स वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी लू लिली। फिल्टर्स और हैवी मेकअप की वजह से वो बेहद क्यूट दिख रही थी, लेकिन लिंग फेंक के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। जब उसने शार्प टोन में पूछा, तुमने घर बेचकर करोड़ों एक नॉर्मल गेम में क्यों झोंक दिए, तब लिंग फेंक ने काल्मली जवाब दिया, सब उस ड्रीम की वजह से, आने वाले वर्ल्ड डिजास्टर की तैयारी के लिए। जो मेज गॉड सेट मैंने 1 मिलियन में खरीदा था, अब उसे 3 मिलियन में बेच रहा हूं। जिसे भरोसा है वो खरीद ले। ये सुनते ही पूरा कमेंट सेक्शन एक्सप्लोड हो गया। हर तरफ लोग उसे स्कैमर और ग्रीडी फ्रॉड बोलने लगे, लेकिन क्वाइन प्लेटफॉर्म ने देखा कि उसकी पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंच चुकी है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे लाइव स्ट्रीम सेलिंग करने के लिए पुश किया। जानबूझकर उसे लो क्वालिटी लेकिन हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट्स दिए गए। असल में वो लोग उसे एक डिस्पोजेबल कैश काउ की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन लिंग फेंक ने बिना हेजिटेशन सब मान लिया, क्योंकि उसके दिल में बिल्कुल प्रेशर नहीं था। उसे पता था अपोकलिप्स आने वाला है। इन बायर्स को अपना पार्सल मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा और उसे इस पैसे की बेहद जरूरत थी।